Very warm welcome to all of you to Self Selection Board और One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे सरताज भाई के बारे में। और सरताज भाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो निहायती आलसी आदमी, मूवीज देखने का बहुत शौक है, सोने की आदत है इन्हें लाइब्रेरी के अंदर, और न्यूज़पेपर तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं फॉर करंट अफेयर्स। जब भी कहते थे न्यूज़पेपर पढ़ता था नींद आ जाती थी। उन्होंने एक बात और बताई कि जब वो न्यूज़पेपर द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया था ना तो इनका सिर फटने लगता था। बट इसके बावजूद भी उन्होंने एएफएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दी, मतलब एफकेट निकाल के रिकमेंड हो गए। बट खाली इनकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। उन्होंने एससी सीपीओ एग्जाम भी निकाल दिया, एफकेट तो मैंने आपको पता ही निकाल दिया, सीडीएस भी निकाल दिया, एसएसबी भी निकाल दिया, आईएम में सेलेक्ट भी हो गए, 6 आईएम से कॉल भी आ गई है और 3 वेटिंग में भी है। तो भाई ये तो चैंपियन लग रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या गाना बज रहा है फिर? चैंपियन 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 चैंपियन। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है भाई बंदा स्मार्ट होगा बचपन से ही, मतलब जीनियस बंदा होगा और इसलिए इसने सारे एग्जाम निकाल दिए। नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया रिगार्डिंग प्लानिंग की मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग जब टेंशन में वरी लेते हैं ना तो मजे कर पाते हैं ना काम कर पाते हैं। तो भाई ने कहा क्या करते थे कि जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं है तो उसे मजे मजे करते थे, काम नहीं करते थे। कोई टेंशन नहीं कि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। इसके बाद इनकी खास बात ये, मैंने कहा तो सही पढ़ाई करने में तो मजा आता होगा ना आपको, तभी मतलब इतना पढ़ पा रहे हो आप। ये सब कहते हैं बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही घटिया लगती है पढ़ाई। तो यहाँ पर हम सरताज भाई के बारे में बात करेंगे, कैसे लेजी होकर, मूवीज बहुत देखकर, स्लीपिंग कर कर और न्यूज़पेपर ना पढ़कर ये इन्होंने रिकमेंड हुए कैसे अपने पहले अटेम्प्ट में। चलिए मिलते हैं सरताज भाई से और बात करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। और वेरी वार्म वेलकम सरताज भाई, बहुत बहुत खुशी हो रही है आप आए हैं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने आज। सरताज भाई, आज भाई एक बात आपसे जाननी है कि आप पैदा तो एक नॉर्मल फैमिली में हुए, मीडियोकर फैमिली में हो, जैसे हर एक लड़का होता है मिडिल क्लास, वहां से उसकी सोच होती है कि आर्मी ऑफिसर बनना है। बट आपकी हरकतें वैसी नहीं है। आपने एसएससी सीपीओ भी निकाल रखा है, आपने सीडीएस भी निकाल रखा है, आपने एफकेट भी निकाल दिया, आपने एसएसबी भी निकाल दी, आईएम भी निकाल दिया, 6 आईएम में एडमिशन भी हो गया, 3 वेटिंग भी हो गई। मुझे तो डर ये है कि आपको खुद ही याद नहीं होगा कि कौन कौन सा एग्जाम निकाल दिया है। शुभम भाई, एक्चुअली एग्जाम्स तो बहुत दिए मैंने। एक्चुअली था माइंडसेट ये था ना कि फाइनल एज नहीं थी ना, 21 इयर्स नहीं थी और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आने का वेट कर रहे थे। ओके, जैसे कंप्लीट ग्रेजुएशन तो बस एग्जाम दे दिए हमने। अच्छा, तो मतलब चैन से निकाल दिए खुद, मतलब चैन नहीं था आपको कि थोड़ी देर इंतजार कर लें, एक साथ थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं फिर निकाल लेंगे? ग्रेजुएशन खत्म करते करते निकाल दिया हमने। हाँ, ये तो है। खैर, कोशिश करी थी एग्जाम क्लियर करने की। ऐसा इतना इजी तो नहीं था, थोड़ी मेहनत जरूरी थी उसके लिए। ओके, बट फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट इनफ कि वो क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट सारे हो गए। ऐसे भी पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, लोग 6 अटेम्प्ट में निकालते हैं, आपने पहली बार में निकाल दिया। हाँ, मैं सुना तो बहुत था मैंने भी एसएसबी के बारे में। हाँ, एंड आफ्टर एक्सपीरियंस आई कैन से कि रियल में एसएसबी जो होता है इतना इजी नहीं है। ओके, लेकिन इट वाज माय लक एंड माय। इतना बड़ा लक नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई अलादीन का चिराग मिल गया था, उसने कहा था एक ही विश मांगनी, बता दे कौन सी मांगे, सारे काम निकाल दो, बाकी अपना देख लेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक विश सोची थी बचपन में। अच्छा, कि अलादीन का चिराग अगर जिन आ जाता मेरे पास और पूछता क्या विश पूरी करनी है, तो मैं मांगता कि मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए। एक विश होती है सारी। ऐसे ही कुछ हो गया लगता है आपके साथ। ओके, हाँ, अभी तो चलो, बट अब ये बात ये है कि एक नॉर्मल लड़का जो है उस बात से, या नॉर्मल कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट इस बात से कोरिलेट कैसे करे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम निकालने लोगों के एक एग्जाम सीरियस क्लियर नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं। तो हम जरा मैच कराएंगे, अपने जितने सारे दोस्त हैं, कि यार सरताज भाई ने जो अपने नाम जैसी बादशाहत वाली हरकत की है वो एक नॉर्मल इंसान है, और वो एक ऐसे इंसान है कि लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी जाके सो जाते हैं अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक, वो एक्चुअली ये नाम वाली बात हमसे पूछी भी थी उसमें एसएसबी में। अच्छा, हाँ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फाइनली, उससे पूछा था कि तो सरताज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हाउ डिड यू स्टैंड टू द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो ये अच्छा लगा। तो बोला था आपने उसको, सर मैंने सारे एग्जाम निकाल दिए, आप नाम लो बस एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में छपा। मैंने अपने पीआई में बताया था कि सर आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद एंड अदर आईआईएम, तो वो थोड़े शॉक हो गए थे। एंड दे सेड इफ यू गेट अ चांस टू गो टू आईआईएम लाइक आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम इंदौर, गो फॉर इट। ये उससे इंटरव्यूअर ने कहा था। अच्छा, चलो वहां पर हम आएंगे, पहले हम बात करते हैं, थोड़ा नजदीक ले आते हैं, क्योंकि अभी एक आम डिफेंस एस्पिरेंट आपसे कोरिलेट नहीं कर पा रहा होगा। वो तो समझ ही रहा है कि ये तो सुपरमैन है। पहले तो मुझे ही लग रहा था कि यार ये सुपरमैन है, मुझे मयंक सुपरमैन लग रहा था, राधिका वंडर वुमन लग रही थी, मैंने कहा ये कुछ और ही है। ओके,
यहाँ से अगर हम आगे चलें तो पहले बात हम करेंगे कि आप जब तैयारी कर रहे थे हर चीज की, तो आपके पास कई सारे एग्जाम्स थे, तो आपने कोई फिक्स तैयारी नहीं थी, कोई पैटर्न नहीं था आपका, आप जो नॉर्मल सिलेबस है वो करते रहते कि जीएस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते चलो, राइट। बट इसकी तैयारी में आपको एहसास हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीडीएस का एग्जाम दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आती ही नहीं और मैंने पढ़ वो ली, तो आपको बाद में रिलेटिवली एहसास हुआ। तो अगर हम यहाँ से एक एक टॉपिक वाइज लेते चले, सीडीएस की बात करें, तो पहले अगर हम बात करें, आप कॉमर्स साइड से थे, तो आपने इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने कौन सी इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया? एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था वो मेरा थोड़ा स्ट्रांग रहा है 12th क्लास से। फर्स्ट थिंग तो ये है, तो मैं इसको अपना स्ट्रांग पार्ट मानता हूँ इकोनॉमिक्स को। ये डिपेंड करता है जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट डिफरेंट होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए मेरी अकॉर्डिंग जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स के टॉपिक है उनको रिलेट करिए, और 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है आप उसको ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैक्रो के टॉपिक्स जो होते हैं ना वो ज्यादा आते हैं, माइक्रो के टॉपिक थोड़े डीप हो जाते हैं, वो थ्योरेटिकल ज्यादा एक्सपेक्ट कवर करते हैं, लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब, प्रोड्यूसर फंक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब बेसिक चीजें जो होती हैं ये उसमें आती हैं माइक्रो में। लेकिन जो ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बात करते हैं ना, वो क्वेश्चंस होते हैं जो सीडीएस के एग्जाम में आते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा बेटर रहती है। अच्छा, तो आपने मेनली 12th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने फोकस किया, चलो वहां से आपने 12th की एनसीईआरटी ली और वहां से पढ़ना शुरू किया। सो एनसीईआरटी वाज द मेन स्ट्रांग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप कहीं से रेफरेंस लेते थे? क्योंकि कई बार एनसीईआरटी कहते हैं ना 50 लोगों ने लिखी, भले ये समझ में एक की भी नहीं आती बात। हाँ, होता तो ऐसा है एनसीईआरटी के साथ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ी नहीं 12th क्लास की, वो टीआर जैन एंड वीके ओरी की बुक आती है, ओके, वीके ओरी पब्लिकेशंस की आती है, तो उसकी मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ी थी, तो वो बेटर है एनसीईआरटी 12th क्लास की जो है। ओके, यहाँ से हम आगे चले, चलिए इकोनॉमिक्स हो गई, आपने बता दिया। उसके बाद अगर हम चले हिस्ट्री पे, तो वहां पर आपने एहसास किया कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ ली मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, एंशियंट भी पढ़ ली, इतना आ नहीं रहा, से मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है, पूछ रहे हो रहे हैं। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका सोर्स क्या रहा, एनसीईआरटी या कुछ और यहाँ पर? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने, देखो, बुक्स तो मैंने सारी खरीद ली थी। अच्छा, जो होता है ना सर, एक डेडिकेशन लेवल जो आता है, जैसे मुझे था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने अपना एक रूम सेपरेट कर लिया, एक बुक शेल्फ बना लिया अपना, और उसमें गया सेकंड हैंड बुक्स के मार्केट में, और वहां से सारी सेकंड हैंड बुक्स खरीद ली, 6th से लेके 12th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी थी और सोर्स बुक्स जो होती हैं जो फेमस है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत वगैरह, ये सारी खरीद ली मैंने। लेकिन अब जब पढ़ने की बारी आई तो थोड़ी सी किताब उठाई, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, बोर हो गए तो साइड पे रख दिया। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मैंने जो है स्पेक्ट्रम कवर करी, ऑलमोस्ट 60%। हाँ, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए जो है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, सोचा था मैंने यूपीएससी भी ट्राई करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सारे एग्जाम्स आ गए, तो नहीं, अच्छा वो नहीं किया, वरना एक बार आ जाता ना तो दिक्कत हो जाती, मतलब फिर तो कोई मानता ही नहीं, फिर तो इंटरव्यू लेने आते पहले लोग इंटरव्यू बंद कर देते हैं, भाई ये तो सिविल सर्विस निकाल के बैठा है, ये थोड़े ना इंसान होगा। चलिए, नहीं, ऐसा नहीं है, सुपर ह्यूमंस कोई नहीं होते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है और थोड़ा सा जो है अपना डेडिकेशन लेवल होता है। अच्छा, इस सुपरमैन की खास बात ये है दोस्तों कि ये सुपरमैन से 15 से 20 मिनट ही पढ़ पाता है, उसके बाद एक किताब बंद करके रख देता है, उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करता है, और ये मन की मर्जी वाले हैं, मतलब अगर आज पढ़ने का मन किया तो पढ़ लेंगे, नहीं किया तो अगले दिन पूरी मूवी देखी जाएगी। करेक्ट भाई? बात तो सही बोली आपने शुभम भाई। एक्चुअली मेरा फंडा क्लियर है शुरू से ही कि बर्डन नहीं देना है अपने आप माइंड के ऊपर, एक प्रेशर लेके चलना है, बना के चलना है, लेकिन उस प्रेशर को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर प्रेशर को हावी होने दिया, आप 10 घंटे ही पढ़ रहे हो दिन के अंदर, आप बोर हो जाओगे, बाद में आपको पता चलेगा 10 घंटे पढ़ने के बाद ये फील होता है शुभम भाई कभी कभी कि यार आज इतना सब कुछ पढ़ लिया, कुछ मतलब ध्यान में तो है नहीं मेरे, ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं, इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद ऐसा लगता है कि आज तो गायब हो गया सब कुछ। तो वही वाली फील है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ लूंगा, अगर कंसंट्रेशन लेवल लूज हो रहा है तो मैं अपने आप को किसी और चीज में डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, आज का छूटेगा तो कल कवर अप कर लेंगे। सही है भाई, सही है, सही है। चलो यहाँ तक की कहानी हुई, बट अगर मॉडर्न हिस्ट्री से हम आगे चलें तो अब भाई क्या होता है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी की जब मैं वीडियोस बना रहा था अपने चैनल पे ही, तो मुझे एहसास हुआ यार पॉलिटी तो एक तो बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है, और एम लक्ष्मीकांत से समझना ही बहुत मुश्किल है। तो आपका सोर्स एम लक्ष्मीकांत ही था कि एनसीईआरटी या कोई अदर सोर्स पे आप आए थे? तो एनसीईआरटी मैंने 6th से लेके 8th क्लास तक की तो पढ़ी थी, जो बेसिकली चीज है। जो 9th 10th 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है,
क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, मैं 11th 12th में आर्ट्स नहीं लिया था, तो ओके 11th 12th तो देखी नहीं मैंने, लेकिन हाँ इसके लिए सोर्स जो मैंने उठाया वो एम लक्ष्मीकांत ही था। ओके। थोड़ा टफ तो था समझने के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड भी स्लो थी, लेकिन इसके लिए मैंने उसके जो विजन आईएएस की वीडियोस हैं हम्म। उनका जो मैंने रेफरेंस लिया, क्योंकि विजन आईएएस की वीडियोस जो थे, एक क्रैश कोर्स होता है उसका, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्स पॉलिटी के लिए, उसमें 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के वीडियोस होते हैं, 4-5 लेक्चर्स के अंदर वो फिनिश करा देते हैं पॉलिटी को। ओके। तो उसमें जो वो बताते हैं और जो लक्ष्मीकांत में टैली आप करते हो पढ़ते हो, तो उससे जो आपको वीडियो सुना हुआ है, आपको टैली करके अगर पढ़ोगे तो आपको एक मजा आएगा पढ़ने में। इस ओके। तरीके से मैंने पॉलिटी को देखा। अच्छा, मतलब आपने ऐसे नहीं हार्डकोर रीडिंग नहीं करी आपने, मतलब आपने पहले सुना कहीं से किसी सोर्स से एंड देन यू जस्ट मैच इट कि हाँ वो इतना हो रहा है कि नहीं, उसकी भी क्रॉस चेक हो गई। बिकॉज समटाइम्स शिवम भाई व्हाट हैपेंस इज कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी, बिल्कुल करेक्ट। ऐसा लगता है कि ये कहाँ जा रही है, पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, आपने 10 लाइन पढ़ ली, एक पेज पढ़ लिया, लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो व्हाट टू डू उस केस में, अगर आपने उसको कोई प्रीफिक्स आइडिया है आपके दिमाग में, तो फिर वो बेटर रहता है। इसके लिए आपने कोई वीडियोस देख लिया उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो व्हेन यू विल बी रीडिंग इट तो आपके दिमाग में एक आइडिया बनता चला जाएगा, हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मतलब एक इमेज बनता चला जाएगा। अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ टिपिकल वर्ड्स भी है ना, तब भी आपका माइंड उनको प्रोसेस कर लेगा। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो आप जो है उसको पहले से देख लो वीडियोस को, ये नहीं है कि आप सिर्फ हार्डकोर रीडिंग का सहारा लेकर के बैठे हो, आप ऑनलाइन सोर्सेज का भी जो बेनिफिट उठाना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलें तो अब ये जो पूरा पॉलिटी है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फंडामेंटल राइट्स प्रीएम्बल एनडीपीएसपी वाला पार्ट, दूसरा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड अदर कमिटीज लाइक जो भी होती है वुमेन्स कमेटी एंड ऑल दैट। सो आपने ये जो 3 पार्ट है, अगर हमने सीडीएस की तरफ से बात करूं तो आप पहले फोकस में कैसे देना चाहोगे, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप या फंडामेंटल राइट्स या वो लास्ट में कमेटी वाला पार्ट? कमेटी वाला पार्ट को मैं सबसे कम इंपॉर्टेंस मैंने दी है पर्सनली, जो मैं बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि कमिटीज मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। इतनी सारी कमिटीज है, उनकी इतनी सारी रिपोर्ट है, उनके इतने सारे वो हैं जो रेफरेंसेस वो देते हैं, सजेशंस वो देते हैं, इंप्रूवमेंट्स वो देते हैं, तो इसको मैंने स्किप किया था। एक बाद में लास्ट में एट द एंड एक बार पढ़ लिया था नॉर्मली, वो मेरे काम का नहीं आया। फंडामेंटल राइट्स वाला जो पोर्शन है उसको मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया, सबसे पहले टाइम दिया, क्योंकि मुझे लगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे घुमा के भी क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं, अगर आपका क्लियर है बेसिक्स, तो फिर आप उसका आंसर कर सकते हो। और जो सेकंड था सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप वाला, ये कुछ ज्यादा वास्ट है, मतलब इसके अंदर आपको सेंटर का पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पूरा, और स्टेट का भी अलग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये मजेदार भी है, इसके अंदर पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप रिलेट कर पाते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मतलब जो भी होते हैं आप लिंक कर पाते हो। फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें प्रीएम्बल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री होता है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है ज्यादा बेटर। तो फंडामेंटल राइट और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप दोनों ही इक्वल वेटेज रख रहे हैं कहीं ना कहीं, और कमेटी हाँ। आपने बस क्योंकि याद करने वाला ज्यादा है। पर यार याद करने वाला तो फंडामेंटल राइट्स में हिसाब से कुछ ज्यादा ही, वहां पर आर्टिकल ज्यादा है और डीपीएसपी ये सब में आर्टिकल ज्यादा बता रखे हैं, तो वहां पर आपको ग्रैप्स करने में दिक्कत नहीं हुई? नहीं देखो, अब इसमें आप है ना, अप्रोच क्या है, डिपेंड करता है आपका अप्रोच क्या है। मेरा अप्रोच कभी भी ये नहीं था कि मैं सारे आर्टिकल्स को याद कर लूं। ओके। मैं बस ये, मेरा अप्रोच ये था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक ब्रॉड आइडिया मेरे दिमाग में होना चाहिए। जैसे आर्टिकल्स का एक लिस्ट है 12 से लेके 35 तक, जो है फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं जितने भी हैं, तो उनमें से जो मतलब ये 2-3 आर्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड है, तो उनको मैंने किया कि आइडिया उनका याद कर लिया, समझ लिया, उनका बैकग्राउंड देखे थोड़ा सा, ये कहाँ से शुरू किए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, बस दैट इज इनफ। दैट इज मतलब ग्रैस्प करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, हार्डकोर नंबर आपने याद नहीं की कि आर्टिकल कहाँ से आ रहा है। ओके। इसके लिए आपको पास पेपर्स पे जाना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जी जी जी। अब आपको जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ छोटी सी चीज याद करनी रह जाएगी कि मेन मेन आर्टिकल्स कौन से हैं, और वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप फटाक से कर लोगे। तो भाई अगर मैं आपके वर्ड्स को समराइज करूं तो आप ये कह रहे हो कि पॉलिटिक्स की वीडियोस देख के या एम लक्ष्मीकांत को पढ़ के आपने आइडियाज ले लिए कि सेंट्रल आइडिया है क्या, फिर क्वेश्चंस आपने लगाया और उनसे आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में वो आपने याद कर लिए। बट ये जो क्वेश्चंस, ओके, जो एग्जाम्स में आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, ये कोई पर्टिकुलर बुक है कि, क्योंकि आप तो काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कोई पर्टिकुलर बुक यूज की कि भाई यहाँ पर सारे एग्जाम्स के पास ईयर मिले हुए हैं, यहाँ से मैं याद कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर बुक? शो भाई, दिस इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। आपको कोई स्पून फीड तो करने वाला है नहीं। हाँ जी। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स में, आज के टाइम पे यही प्रॉब्लम है। पहले जमाने में इतना आपके पास मटेरियल नहीं होता था, आज प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल इतना ज्यादा हो गया कि आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल है ना? तो जो ऑनलाइन आप जाओगे, ऑफलाइन भी कहीं पे भी जाओगे, तो एक पर्टिकुलर एग्जाम से फोकस चाहिए, आपको हर मटेरियल मिलेगा जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कहीं पे गए एक जगह पे, वहाँ पे पॉलिटी के सारे एग्जाम से आपको मिल जाएंगे, सीडीएस का भी है और उसमें एफकेट का भी है, यूपीएससी का भी है, सारे एग्जाम से।
तो इसमें आपको तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जैसे आप जब कर रहे हो, तो अब मैंने एग्जाम का पेपर उठा लिया, मैं कभी सीडीएस का लगा लिया, कभी एफकेट का लगा लिया, कभी एसएससी का लगा लिया, तो डिपेंड करता था मेरे मूड के ऊपर। मैंने किसी एक जगह से पर्टिकुलर सोर्स मतलब फॉलो नहीं किया। ओके, पर सरताज भाई आज ऐसी कई और सोर्सेज आ गए, मैं मानता हूँ बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा हो गए हैं आजकल मार्केट में, बट जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव वो क्या करती है, यूपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उन सबके क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, तो उन सबके क्वेश्चंस उठाकर एक जगह ले आते, तो वो कोई किताब नहीं, आपने सीधे पास ईयर उठाए पेपर और लगाना शुरू कर दिया। हाँ। यहाँ से अगर हम आगे चले तो हमारी पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, बट अब एक ऐसा बैकग्राउंड है क्योंकि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएट की है, राइट? अब यहाँ से आप साइंस करना जो आपने 10th के बाद छुई नहीं होगी वो कर रहे हैं, क्योंकि अब साइंस आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिफाइन हो रखी है, पहले तो सिंपल साइंस थी। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर हम पहले फिजिक्स में ले चले तो आपने सारे टॉपिक्स किए कि इसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स थे कि ये करूंगा ये नहीं करूंगा? देखो 9th और 10th का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है और बायो जो भी है, बायो तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री 9th और 10th का जो है उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए। 11th 12th में आके तो बहुत हाई लेवल के, उनका तो जी। कोई एग्जाम में कोई पूछना लेना देना ही नहीं है, लेकिन 9th और 10th के जो न्यूमेरिकल से वो आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके। लेकिन क्योंकि मैंने छोड़ रखे थे और ये मेरा वीक पॉइंट था, क्योंकि 4-5 साल से मैंने पढ़े ही नहीं है, तो मैंने इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया नहीं। मुझे पता था कि मैं अगर इनके ऊपर टाइम डेडिकेट भी करता हूँ तो ये मुझे उतना आउटपुट नहीं देंगे जितना कि मैं अदर टॉपिक्स के ऊपर अगर टाइम डिवोट करके उतना आउटपुट वहां से इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली शुभम भाई, ये जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन जो होती है, इसमें ये नहीं होता है कि आप सारे टॉपिक को करके कितना गेन कर सकते हो, आप कितना लीव करके जितना भी आप कर रहे हो, गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। जो आपके पास वेस्ट है उसमें से आप जितना बेस्ट निकाल सकते हो वो आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने 6th 7th और 8th क्लास की, 9th 10th छोड़ दीजिए, 6th 7th और 8th क्लास की, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है और बेसिक्स उसमें ही ज्यादा है मेनली। ओके। साइंस मैंने पूरी बुक कंप्लीट करी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, और एनवायरनमेंट का भी पोर्शन होता है उसके अंदर। जी जी। 6th 7th और 8th क्लास की मैंने साइंस कंप्लीट करी थी। 9th और 10th को मैंने साइंस को पढ़ा नहीं था। 9th 10th को आपने नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ रहा था, बट आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ भी दिए थे, आपने पूरी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो आपकी आइडियोलॉजी थी जो कि कई लोग मानेंगे कि नहीं, जो एक ऐसा इंसान है जो टॉपर रहा है, मतलब अगर ये भाई की हिस्ट्री देखो ना, 12th में 90s में परसेंटेज आ रखी है, 10th में भी 90s में परसेंटेज आ रखी है, ग्रेजुएशन की भाई खुद बताएंगे 70s में परसेंटेज आ रखी है। तो जब ऐसी परसेंटेज लाके इंसान बैठा हुआ है, वो सारा काम नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ 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 पढ़ रहा है। आपने कुछ केमिस्ट्री में चैप्टर छोड़ दिए थे, कुछ फिजिक्स में भी चैप्टर छोड़ दिए थे, कौन से चैप्टर्स थे वो? अब तो मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं, आप नाम बताएंगे तो शायद याद आ जाए। कोई लेकिन ये है कि एक मोल्स वाला चैप्टर था, वो तो 9th क्लास में, वो तो छोड़ ही दिया था मैंने। अच्छा, केमिस्ट्री का पोर्शन मोल्स वाला छोड़ दिया आपने, न्यूमेरिकल का? ओके। न्यूमेरिकल का तो पूरा पोर्शन छोड़ ही दिया था मैंने, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रही थी वो सिंपल इतनी रही थी, अगर बात एक बार में समझ में आ रही है तो ठीक ले लूंगा, नहीं आ रही तू निकल, दूसरा चैप्टर पकड़ता हूँ। अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए शुभम, मेरा अप्रोच प्रैक्टिकल था हमेशा कि जो आ रहा है समझ में, वो आ रहा है, फालतू में टाइम देख तो फायदा नहीं। मैंने एक टॉपिक को पढ़ा, एक दिन समझ में नहीं आया, मैंने हो सकता है हार्डली उसको सेकंड ही ट्राई कर लूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है मेरे पास कि बस दो ही चैप्टर है, इन्हीं में से आने वाला है पेपर। मेरे पास हजारों चैप्टर है कवर करने के लिए। अगर 10 में कवर छोड़ भी देता हूँ तो मेरे पास 990 बचे हुए हैं, उनमें से कवर कर लूंगा। क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स का क्वेश्चन करने पे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और फिजिक्स का करने पे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, इंग्लिश का छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सही बात, सही बात। हर एक क्वेश्चन का अलग अपना वेटेज है। ठीक, अब यहाँ से आती है हमारे सिर्फ दो पार्ट रह गया जीएस में, एक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका तरीका ऊपर से लेने का था, मतलब यू गॉन रॉ लेवल। आप करंट अफेयर्स याद नहीं करते, इतनी सारी कमेटी है, इतनी सारी रैंकिंग निकलती है डिफेंस में, उसके बाद कौन कौन सी क्या कहते हैं डिफेंस की एक्सरसाइजेस हुए हैं, कौन सी आईएनएस इम्फाल अभी आ गई रिसेंटली, तो ये सब आप याद नहीं करते थे, सिर्फ आपने देखा, तो उससे एक अंदाजा कहाँ से लगता होगा? इसके लिए मेरे फ्रेंड्स जो थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मेरी पेपर रीडिंग की उतनी ज्यादा आदत थी नहीं। ओके। थोड़ी सी मैंने आदत डालने की कोशिश करी, हालांकि वो ऐसा लग रहा है कि टॉपर बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, मतलब हमने तो सुना है कि पेपर रीड करते हैं, दा हिंदू लेके बैठे हैं 2 घंटे पढ़े जा रहे हैं सुबह, पहले तो फोकस यही है दा हिंदू सुबह पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद जिंदगी स्टार्ट होगी। यहाँ तो टॉपर कह रहा है कि मैं पढ़ता ही नहीं था। सुन तो लो शुभम भाई। अच्छा। तो मैंने जो छोड़ रखे थे, पेपर पढ़ने की आदत शुरू से थी नहीं। अच्छा। तो लास्ट ईयर से जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। तो आप जो पेपर पढ़ना शुरू करो। ओके। तो जोश में मैंने पेपर लगा लिया घर पे, तो हिंदू आ रहा था, जैसे आपने बोला टॉपर्स की तब तो मैं नहीं था ना, तो बाकी टॉपर्स की बात सुननी थी। तो मैंने द हिंदू लगा लिया, 2 महीने पेपर आया था घर पे। ओके। आदत भी हो गई थोड़ी सी, पढ़ने में अच्छा भी लगता था और मैं पढ़ना सीख भी गया था। उससे पहले 2-2.5 घंटे लगते थे, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फिनिश कर पा रहा था पेपर को। आदत हो गई थी अच्छी, लेकिन उससे मजा नहीं आ रहा था मुझे बेसिकली, तो 2 महीने बाद मैंने बंद कर दिया। और
जो फ्रेंड्स ने जो वीडियोस बताए थे ना, एक स्टडी आईक्यू चैनल है, आप हाँ जानते होंगे यूट्यूब जी पे। जी जी तो स्टडी आईक्यू चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं, करंट अफेयर्स भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं। तो जो इसका नोटिफिकेशन जब आता है फोन के अंदर कि अपलोडेड अ न्यू वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, तो मैं देख लेता हूँ वो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है या नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स मुझे थोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, तो खोल के देख लेता हूँ। 15-20 मिनट का टॉपिक होता है, तो करंट अफेयर्स उससे मेरे फाइनलाइज हो जाते हैं। ओके थोड़े बहुत मैं वन लाइनर्स पढ़ लेता हूँ, जो जीके के आते हैं ना, और कंसोलिडेट होकर जो साल में आते हैं। जी 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 एक जीके की बुक आती है, की छोटी सी बुक आती है, उसमें हम्म वन लाइनर्स आ जाते हैं, तो वो ओके पढ़ लेता हूँ। और जो डीप में जानने हैं वो स्टडी आईक्यू से मिल जाते हैं। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं इतना। अच्छा यहाँ तक की कहानी हो गई बट यार बात अभी वही रह गई ये जो चीजें हैं जैसे अब मैं बात करूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है कुछ फलाना 77 आई फॉरगॉट 77 है शायद सो अब इस बात को याद रखना है अब ऐसी बहुत सारी है ग्लोबल इंडेक्स हैं दुनिया भर की हैं इकोनॉमिक्स इंडेक्स आई हैं अब इन सबको आप रिटेन कैसे करते हो दिमाग में मैं जब खुद पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है एक बार पढ़ लिया तो मुझे तो 2 मिनट बाद लगेगा यार इसकी भी रैंक भी 140 थी यहाँ पर भी 140 है तो आप ये कैसे याद रखते हो एग्जाम में तो आपको भी कंफ्यूजन होता होगा इसमें भी तो कंफ्यूजन तो होता है, फिर एग्जाम में तो कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात ये है, इसमें आपको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक या कौन सी जो कमिटी है या कौन सा रैंक इंडिया का वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर। आप सारे रैंक याद करने की कोशिश करोगे, आप जो मिक्सअप कर जाओगे अपने माइंड के अंदर। बिल्कुल तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है कि देखना है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता भी है। इसको लेकर के इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी कहती है कि हमने इतना किया, ये किया। तो समझ में आता है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग इशू है। जी इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंसस से रिलेटेड होते हैं, जैसे 2018 का जो अटेम्प्ट मैंने दिया था सीडीएस का, उसमें सेंसस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। हाँ बिल्कुल उसके बाद आए अब नहीं जबकि वो टॉपिक, हाँ, ये क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं बताता हूँ आपको, सिलेबस में 1000 टॉपिक है, उसमें से खाली 100 ही क्वेश्चन आने हैं। 900 तो छूटने ही है उसमें से। जी जी अब डिपेंड करता है आपने जो पढ़ाई करी है वो 900 की पढ़ाई करी है और 100 की पढ़ाई करी है, ये आपको जी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हम्म, अब इसके लिए, अब इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। अब कोई इंसान बोले अगर आकर के भाई सेंसस पढ़ो, अब मैं किसी को जाके बोलूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सेंसस वाले क्वेश्चन आते हैं। अब मैं किसी को बोलूं भाई सेंसस पढ़ो, अगले टाइम में सेंसस का एक भी क्वेश्चन नहीं है, वो तो मुझे गालियां देगा। सही तो बात दिस सही इज द बात फैक्ट, दिस इज द फैक्ट कि आप जो रिपोर्ट्स और कमेटी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको सेलेक्टिव याद करनी है, सारी याद नहीं कर सकते हो आप। ओके थोड़ी बहुत याद करिए, और जो अच्छी लग रही है आपको, और सिर्फ उसकी नंबर याद मत करिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डीपली हो जाइए। जैसे मैं वन लाइनर से पढ़ता था हम्म तो पढ़ ली, लेकिन कुछ अगर वन लाइनर अच्छा लग गया तो मैं उस टॉपिक को आगे सर्च कर लेता था। ये इंटरेस्ट की बात होती है, जरूरी नहीं है सबका इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, मेरा इंटरेस्ट है पर्सनली, मेरे भैया जो है वो एथलीट रह चुके हैं, मैं, मुझे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो स्पोर्ट्स का टॉपिक आया एथलेटिक्स से रिलेटेड, तो मैं क्या करता हूँ उसको सर्च कर लेता हूँ जाकर के अपना। इंटरनेशनल अफेयर्स, ईरान या यूएसए कोई टॉपिक आया उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो कमेटी की रिपोर्ट की जो बात कर रहे थे हम, रैंक की, तो सिलेक्टिव आपको याद करनी है, यहाँ पर याद तो करनी पड़ेगी। ये तो पॉइंट है, याद तो करनी पड़ेगी, आप तो स्किप नहीं कर सकते इसको। ओके चलो यहाँ पर बात हो गई बट भाई अब आप एक नॉर्मल इंसान लग रहे हो बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता दाएं तो लगाया 2 महीने बाद बंद कर दिया अच्छा लग रहा है सुन के बहुत अच्छा लग रहा है बट बात यह है कि आप हम जैसे इंसान होते हैं नॉर्मल इंसान वो 6 महीने बाद करंट अफेयर पढ़ते हैं वो रोज करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं वो ये नहीं होता रोज महिंद्रा गुरु सुबह 9 बजे पढ़ाने आ रहे हैं हम भी पहुंच गए यहाँ पर हम ऐसे इंसान नहीं है हम वो 6 महीने बाद वाले तो आप भी वो 6 महीने वाले बाद इंसान हो कि आप रोज पढ़ रहे थे अब मेरी बातों से आप पता लगाइए, ये आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है। मैंने कहा मैं वन लाइनर्स पढ़ता हूँ, तो कंसोलिडेट होके 6 महीने बाद या 2 महीने। करेक्ट हाँ, अब यहाँ पर अगला सवाल जब आप 6 महीने बाद एक पढ़ रहे हो तो आपको कैसे अंदाजा लग रहा है कि यार ये कमिटी इंपॉर्टेंट है ये कमिटी इंपॉर्टेंट नहीं है अब जैसे मैंने बताया, वो तो करंट अफेयर्स में पढ़ूंगा, वो तो 6 महीने बाद पढ़ूंगा, लेकिन हाँ स्टडी जी आईक्यू के जो नोटिफिकेशन हैं, जो न्यूज आ रही है हल्की फुल्की, वो आते रहती है फोन में कभी कभी, क्योंकि ये हाँ फोन का फायदा भी है। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, वो अलग बात है। नोटिफिकेशन बंद करके आप सो जाओ, खाली पबजी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फेसबुक के आ रहे हैं, व्हाट्सएप इंस्टा के आ रहे हैं। आपने कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भी लगाने हैं, जैसे वो नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है आप उसको खोल के ही देखो। एक, जब नोटिफिकेशन बार खुलता है फोन का, तो एक हल्का सा देख भी लेता है ना आइडिया, तो उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज मेरी थोड़ी सी पड़ी हुई है, कभी ना कभी मेरे दिमाग में थी, है ना। तो वो टॉपिक से पता चल जाता है कि हाँ ये न्यूज में रहा है, इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, तभी मेरे पास तक ये बात पहुंची है। अगर मेरे पास तक पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और बाकी अच्छा ये आपको कुछ देखना पड़ता है, बाकी तो खुद समझना पड़ता है। वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड आप, तो कंसोलिडेटेड में आपने 20 वन लाइनर्स पढ़े, उसमें से 5 तो ऐसे होंगे जो आप देखते ही बोल दोगे तो बकवास है, ये तो किसी वाले पूछ नहीं सकता एग्जामिनर। ओके 5 ऐसे जो आपको लगता है कंपलसरीली पूछेगा, 10 थोड़ा डाउटफुल होगा। तो 10 डाउटफुल लग रहे हैं उनको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, इसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा। ओके सेलेक्टिव अप्रोच चलिए यहाँ तक वही करंट अफेयर की बात अब यहाँ से हम अगर आगे चले तो बात है इंग्लिश पे इंग्लिश में भाई आप साउथ कोरियंस की मूवीज देखा करते थे मतलब क्या सीन है
ना हिंदुस्तानी ना हॉलीवुड, सीधे साउथ कोरियन, वो भी सबटाइटल डाल के देख रहे हो। उसमें तो यार मतलब क्या मजा आता था आपको इंग्लिश के लिए? देखो एक्चुअली शुभम भाई, इंग्लिश तो है एक लैंग्वेज है, एक हाँ सब्जेक्ट नहीं है, सबसे बिल्कुल। पहली बात। इसके लिए आपका बेस जो स्ट्रांग होगा ना, उसके लिए आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे टू लर्न इंग्लिश एक्सेप्ट स्पीकिंग इट। ओके। मेरे भैया जो हैं वो इंग्लिश के टॉपर नहीं थे शुरू से, बाद में आके टॉपर हुए, लेकिन बोलना उनको इंग्लिश शुरू से ही आता था, ओके। एज अ लैंग्वेज लर्न किया। तो आप जो है, जो भी एस्पिरेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबके लिए मैं यही कहना चाहूंगा। सब लोग ये पूछते हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। फर्स्ट थिंग है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करो। थोड़ी थोड़ी आप बोलने की कोशिश करो, अपनी झिझक खोलो पहले। आप बोलोगे तो इंग्लिश के आधे आधे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो यही पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं कि पढ़ने में सही लग रहा है तो सही होगा, पढ़ने में गलत लग रहा है तो गलत होगा। आधे इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं अगर आप पढ़ रहे हो। इसके जी। लिए आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, नॉवेल्स हैं। अब जो सेकंड थिंग आपने जो बोली, साउथ कोरियन शोज जो वगैरह में देखता था, वो इसीलिए था क्योंकि हॉलीवुड मूवीज जो होती है ना, जैसे इंडियन मूवीज आप देख लो आकर के, इंडियन मूवीज के अंदर हिंदी का कोई ग्रामर नहीं होता, बिल्कुल उसमें प्योर हिंदी यूज करते ही नहीं है। नहीं तो करते, सही हॉलीवुड बात। से आप देखोगे, इंग्लिश मूवीज देखोगे, उनका ग्रामर जो है वो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है ना। मदर टंग का कभी मैं हिंदी बोलूंगा परफेक्ट हिंदी बोल ही नहीं सकता, सही तो वो बात। लोग जब इंग्लिश बोलेंगे तो परफेक्ट इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो उनका देख करके आप अपनी इंग्लिश क्यों, बोलने में तो बहुत फैंसी लगेगा, लेकिन आपको मार्क्स स्कोर करने एग्जाम में फाइनली, या तो उसके लिए आप फिर तो आपका पढ़ने वाला जो अप्रोच है कि पढ़ने में सही लग रहा है तो सही होगा, पढ़ने में नहीं लग रहा है तो नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा आपका अप्रोच, क्योंकि आपके बोलने की बहुत ज्यादा फैंसी हो गई। आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत है। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि जो कोरियन शोज होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी फालतू में उठा के देख लिया, ट्रेलर देखा किसी शो का, जैसे एक पिनोकियो नाम का शो है, वो मुझे अच्छा लगा। हम्म। तो वो कोरियन शो है, ड्रामा शो है वो, सीरीज एपिसोड्स आते रहते हैं उसके, आते थे मतलब कंप्लीट हो गया वो। तो क्या हुआ, उसके अंदर नीचे सबटाइटल्स आते हैं। आप जब कोरियन देख रहे हो तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कोरिया की भाषा समझ लो, कोई चांस। सही तो बात। आपका सिर्फ एक एक सोल अल्टरनेटिव रह जाता है, वो होता है सबटाइटल्स को देखना। सही बात। जब आप सबटाइटल्स को पढ़ रहे हो, इतनी फास्ट रेट से पढ़ते जा रहे हो, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में जब पढ़ रहे हो तो आपका एंटरटेनमेंट के साथ साथ है ना, उसमें आपकी एक लर्निंग भी हो रही है। आप जो इतने जी। सारे वर्ड्स को अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हो, तो वो आपको इंग्लिश में अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। ओके। तो ये फन फन में जो है ना, मैंने इंप्रूव कर लिया फन इंग्लिश। फन में इम्प्रूव कर लिया, और मीनिंग भी ऐसे शायद आपको पता लग जाता होगा यार, ये वर्ड मतलब सीन वहां पर ऐसा चल रहा है, उसने वर्ड ये बोला है तो मीनिंग ये होगा इसका। अब कोई वर्ड है जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन वो हाँ। इमोशंस को देख के, डायलॉग्स डिलीवरी को देख करके ऐसा ओके। लगता है कि हाँ, ये इसका वर्ड तो ये मतलब होगा। अच्छा, ये आपका एक तरीका था, मतलब काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। बड़े कोरियन शूज का सोर्स क्या होता है? यूट्यूब ही होता है? यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं। फिर genfb.com एक साइट है, वहां मिल जाते हैं। कहीं भी आप गूगल पे आके सर्च कर लीजिए कोरियन ड्रामा शोज, कोरिया हो ओके। या चाइनीज हो, कोई भी हो जो इंडियन, हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज देख सकते हैं आप, जो आपको ना आती हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। यहाँ से अगर हम आगे चले, तो चलो इंग्लिश की तैयारी तो आपने ऐसे ही की थी, चाहे वो एरर स्पॉटिंग हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो। बट यहाँ से आगे बढ़ती है मैथ्स की कहानी। आप आईआईएम के टॉपर रहे, मतलब टॉपर इन द सेंस कि आपने क्लियर किया है। सो आपने, तरीका आपका वैसा था ही नहीं कि सीडीएस क्लियर करना है। आपने ना तो ज्योमेट्री देखी ना ट्रिग्नोमेट्री देखी, आपने टाइम एंड वर्क किया, आपने टाइम एंड डिस्टेंस किया, जो जो अच्छा लगा आईआईएम के अकॉर्डिंग आपने वो कर दिया। कभी लगा नहीं कि यार, यार ये तो मतलब सीडीएस एग्जाम जब आप देने ही बैठे होंगे तो आपको लगा नहीं कि यार ये तो सारा क्वेश्चन ही कहीं और से आ रखे हैं, आधा पेपर तो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का है, तो थोड़ी वहां हवा ढीली नहीं हुई थी? देखो शुभम भाई, इसमें है ना, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अच्छा। आप सब तो नहीं कर सकते। जो मैंने आपको अप्रोच बताया है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैंने किया, हम्म। जो थोड़ा टफ लगा, ये मेरा शुरू से अप्रोच रहा है कि इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकला है। ओके। ठीक है, इसीलिए मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक जो है वो स्किप किए, जैसे आपने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, साइन थीटा वाले, मतलब जो डीप चले जाते हैं अंदर, वो वाले क्वेश्चंस पे मैंने फोकस कम किया, और ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ फॉर्मुलेस यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस काम होता है, वो मैंने कर लिया, क्योंकि वो मेरी इंटरेस्ट का टॉपिक था। ओके। तो जो टॉपिक इजी लगते हैं, और जिनसे देखो क्वेश्चंस तो आने वाले हैं ही हर टॉपिक से, किसी से ज्यादा आएंगे, किसी से थोड़े कम आएंगे। हम्म। तो पहले जो कम वाले हैं वो इजी है, मैं उनको कर सकता हूँ इजीली। मैं 20 क्वेश्चन स्कोर कर सकता हूँ 2 घंटे मेहनत करके। तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? बेसिकली वो वाले चूज करेंगे जो आपको 2 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन दे रहा है, इन कंपैरिजन टू वो जो आपको 8 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन दे रहा है। ये था। ये था, बट भाई जो आप ये बात कह रहे हो 2080 रूल वाली बात की, जो एक बार करने में ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वो तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है ना सीडीएस में। वो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस तो है ही नहीं। टॉपिक तो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, चलो आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी बाइफरकेशन कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होते हैं उनको हटा दिया, ठीक है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया। फंक्शन वाले होते ही मुश्किल है, खामा का कौन एंगल बैठ के याद करता हुआ है, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस आपने कर लिया। बट बात रही ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री हैज अ ह्यूज वेटेज इन सीडीएस।
तो आपने वहां पर भी वो स्किप किया था कि आपने जो आईआईएम से जो नॉलेज, मतलब आईआईएम की तैयारी में नॉलेज ली थी, उसको प्लस ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन वाले क्वेश्चन उनको हटाकर आपने किया। शुभम भाई जो आप बार बार आईएएम का यूज कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईएएम के जो भी एग्जाम होते हैं, कैट का एग्जाम जो होता है, स्नैप भी होते हैं, इन सबका मेन अप्रोच होता है ना कि बच्चे की लॉजिकल उनको थिंकिंग देखनी है। तो उसके ओके जो मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी वो लॉजिकल चीजों को ज्यादा डालते हैं। ओके तो जो फंक्शंस वाले होते हैं उनमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ओके फॉर्मूले थ्योरेटिकल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं, इनमें लॉजिक यूज होता है, ओके क्योंकि कोई फिगर है या फिर, तो इसी तरीके से मेरा अप्रोच जो रहा है वो हमेशा लॉजिकल ही रहा है। अच्छा ये मुझे जो है लॉजिकल क्वेश्चंस जो लगते हैं जिनमें लॉजिक लगा के आसानी से हो जाएगा, फॉर्मुला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुला तो याद करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी पे फॉर्मूले पे सॉल्व हो रहा है। उसमें अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे लगाने में मजा आता है, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। अगर अच्छा कोई क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा एक बार, अगर हो गया मेरी समझ में आ गया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, उसके चाहे 10 क्वेश्चन आए, चाहे उसके एग्जाम में 12 क्वेश्चन आए, मैंने अगर एक क्वेश्चन कर लिया और मुझे आ गया समझ में, तो मैं उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ओके लॉजिकल वाले में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपकी बात को कंसाइज वे में करता हूँ। आप ये कह रहे हो कि भाई मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं रट नहीं सकता, मेरा काम है सिंपल लॉजिक से काम करना, जितना लॉजिक में समझ में आ जाएगा मैं कर जाऊंगा। सिंपल, ओके, दैट्स ग्रेट, ये दैट्स अ वेरी वेरी नाइस। मतलब एक मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि इंसान अगर आलसी हो पढ़ाई में तो वो आपकी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, एंड ही विल श्योरली गेट सक्सीड। चलो, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, जीएस हो गई, अब एसएसबी पे आते हैं। यार एसएसबी में आपका एक दोस्त गया था आपसे पहले, वो बंदा स्क्रीन आउट होकर आ गया था, और वो भी पहली बार था उसका अटेम्प्ट। उसको सोच के देखें, शायद यार हमने पहली डेट लेके ना एफकेट की गलती कर दी। तो आपको लगा नहीं ऐसी बात? देखो, मुझे तो डेट लेनी थी स्टार्टिंग की एसएसबी की, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि दे के आना है एग्जाम, हाँ इंटरव्यू बहुत सुना था इसके बारे में, बहुत टफ है, लेकिन क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा था कि थोड़े बाद की डेट लेते हैं, प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो साथ में जाते थे हम लोग, थोड़े बाद की डेट ले ली थी। तो हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, तो बहुत लोगों से सुनने में और कोई ऐसा जो आपके एकदम साथ रहा हो उससे सुनने में बहुत फर्क पड़ता है। तो उसने मुझे बताया था, उसका जो अप्रोच था वो बहुत पॉजिटिव था। उसने मुझसे कहा था, मेरा फ्रेंड था वो, उसने कहा था कि एसएसबी इतना टफ नहीं है, लोग बताते हैं ये बात सही है, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ट्रू हो, ऑनेस्ट हो, तो आप क्लियर कर सकते हो उसको। उसने ही मुझसे ये वाली बात बोली जो सारे लोग बोलते हैं, आप ट्रू हो, ऑनेस्ट हो, तो आप क्लियर कर सकते हो एसएसबी को। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वो पीपीटीटी की स्टोरी था, वो कहीं से पढ़ के चला गया था, मतलब जब तैयारी करते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं, ऑब्वियस बात है, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज पढ़ते हैं हम लोग, जी जी तो जो स्टोरी पिक्चर आई उसने रिलेट कर ली, कोई पढ़ी हुई स्टोरी उसने जो है वहां पे लिख दी, अच्छा इंस्टेड ऑफ जो स्टोरी उसके दिमाग में नेचुरली आ रही थी। ओके नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे साथ गया तो उसने इसको ओवरकम किया, जो नेचुरली उसके दिमाग में है वो लिखा, एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो कॉन्फ्रेंस तक गया था वो मेरे साथ। अच्छा, चलो, यहाँ तक हुई बात। अब जरा बात करते हैं स्क्रीनिंग की। मतलब कुछ तो तैयारी भी की होगी ना, अब तो सारा ही पैटर्न अलग हो गया। जितने एग्जाम आपने दिए सब कॉमन थे, चाहे एसएससी सीपीयू का हो, चाहे आईआईएम का हो, चाहे कोई एग्जाम हो। अब एसएसबी में आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है। तो स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन का सोर्स क्या रहा आपका? आपने कहाँ से देखा? आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, सबसे बड़ी बात ये है। एक्चुअली स्क्रीनिंग का मैं बताऊं आपको, पूरे एसएसबी का बताता हूं मैं आपको, कि एसएसबी की प्रिपरेशन जो है वो मैंने यूट्यूब से करी। यूट्यूब से इन द सेंस की है कि मैंने वीडियोस सर्च की, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यू कैन नॉट फेस इट ब्लंट। आप जाके सीधा बैठ नहीं सकते हो कि हाँ भाई हाँ मैं आगे मुंह उठा करके देने के लिए एग्जाम, यू हैव टू हैव सम आइडिया। तो मैंने क्या करा कि मैंने टॉपिक डाला, जैसे एसएसबी का स्क्रीनिंग का टॉपिक डाल दिया मैंने वहां। तो जो बच्चे ऑलरेडी दे के आ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो बताते हैं, या कुछ लोग टिप्स देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो इससे मुझे एक्चुअली बस ये एक क्यूरियोसिटी, ये नहीं थी कि मुझे जानना है कि कैसे करते हैं, मुझे क्यूरियोसिटी ये थी कि जानना है क्या करना है मुझे। ओके बिकॉज अल्टीमेटली आई एम द वन हु हैज टू डू द थिंग्स, देयर इज नो वन एल्स गोइंग टू डू इट फॉर मी। तो वो लोग जो बच्चे हैं वो अपना तरीका बता रहे हैं, मैं जो बताऊंगा आज वो आपको सारे मेरे तरीके होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो किसी और के लिए बेनिफिशियल हो जाए, दैट वर्क फॉर मी, इसका मतलब ये नहीं वो किसी और के लिए काम करेगा। तो जो बाकी लोगों ने बताया, मेरा अप्रोच कभी भी ये नहीं रहा कि कैसे करना है, मुझे बस ये जानना था कि क्या करना है। इसके लिए मैंने स्क्रीनिंग सर्च किया, तो उसमें देखा मैंने कि एक फोटो आता है, आपको उसमें देखना होता है, थिंक करना होता है, स्टोरी बनानी होती है। तो पहली चीज दिमाग में है कि स्टोरी कैसे बनानी है, मतलब बोला 4 मिनट है तो स्टार्ट कैसे करनी है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वॉइस टाइप की स्टोरी लिखनी है या फिर दूसरी टाइप की। तो जो बाकी लोगों के एक्सपीरियंस थे इससे सुन के बहुत आइडिया मिला, फिर पता चला नरेशन होता है, फिर उसके बाद जीडी होता है। तो इनका मैंने एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया अपना, मैंने इस तरीके से जो है फिर तैयारी करी थी पीपीडीटी। ओके, चलो ये बात हो गई। बट अगर हम स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग है उसको ब्रेक करें, तो पहले ओआईआर, पीपीएनडीटी, जीडी। ओआईआर आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? चलो आपने समझ लिया यूट्यूब से कि यहाँ से ये होता है, बट कोई हार्डकोर सोर्स, कोई किताब, या कोई यहाँ पर भी कोई यूट्यूब ऐसा सोर्स
जहां से आपने जानने की कोशिश की वो यार है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली शुभम भाई, मैंने जो है OIR की तैयारी करी नहीं, बेसिकली मैंने करी नहीं। सुना यही था कि OIR का वेटेज इंक्लूड होता नहीं है अच्छा। पीपीडीटी के अंदर। ओके। पता नहीं कहाँ से था मैंने, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। पीपीडीटी मतलब जो स्क्रीनिंग होता है उसमें इंक्लूड होता है OIR का उसको। ओके। तो मुझे कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि इंक्लूड नहीं होता, ये बाद में जो आपका स्कोर बनता है फाइनली रिकमेंडेशन के टाइम पे उसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा। पहली चीज तो ये थी। ये थी कि इसमें था कि क्वेश्चन सॉल्व करने बस रीजनिंग के। बस कहीं से पढ़ा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सिंपल सा पेपर होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व की बात आई, पेपर की बात आई, लॉजिकल की बात आ गई, तो फिर मैंने सोचा हाँ ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे दिस इज माई कप ऑफ टी, तो मेरे से हो जाएगा ये, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और वो बेसिकली हो भी गया। थोड़ा टफ इतना होता नहीं है उसमें, बस ये दिखते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और टाइम का क्रंच होता है ओके। उसमें। बेसिकली क्वेश्चन होते हैं दो टाइप में डिवाइड होते हैं क्वेश्चन। एक होता है न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं, मतलब थोड़ा क्वांट से रीजनिंग होता है, वो रीजनिंग ही होता है पूरा। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई वो यार की। अब यहाँ से अगर हम चले पिक्चर परसेप्शन में, आपने आपने पिक्चर देख ली, आपने मतलब क्या कहते हैं यूट्यूब पे गए, आप समझ गए क्या लिखना है, वंस अपॉन अ टाइम करके नहीं लिखना, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। बट उसके लिए जो पिक्चर्स का सोर्स था वो आपका कहाँ था? कोई दोस्त आपका कोचिंग में पढ़ता था, उससे आपने ले ली उसकी कोचिंग्स की पिक्चर्स, या यूट्यूब से ले ली? नहीं, पिक्चर्स का मेरा जो सोर्स था वो ये था हमेशा कि जैसे एक चैनल है, एक लड़का है, मुझे नाम भूल गया क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल रेफर किए हैं, तो चैनल्स के नाम तो मुझे याद नहीं है। देखते रहता था जो वीडियो अच्छी लगती थी, सजेशंस में आते हैं ना वीडियोस, एक जी वीडियो जी देख जी। सजेशन उससे क्लिक कर दिया। तो एक लड़की ने बहुत अच्छे फोटोज दिखाए थे, उसने एक सिंपल सा एक रफ स्केच बनाया, उसने फोटो दिखाया स्क्रीन के ऊपर 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद बोला कि आप इसके ऊपर अपनी स्टोरी सोचिए पॉज करके। तो मैंने पॉज करके अपनी स्टोरी सोची। उसके बाद उसने अपनी स्टोरी बताई क्लियर करके। इस टाइप से 3-4 स्टोरी उसने दिखाई। इस टाइप से 2-3 और लोगों ने दिखाई। तो पिक्चर्स देख के आइडिया हो गया कुछ नेगेटिव पिक्चर आने वाली है, ओके। थोड़ा आइडिया हुआ नेगेटिव, क्योंकि वो चेक करते हैं आपको। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। थोड़ा मूड का फंडा पता चला कि उसमें आपको मूड भी दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव नहीं ओके। दिखाना है, ये सब ओके। होते हैं। और उसके बाद जो चीज फोटोज वाली जो बात आती है, फोटोज की मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी, मैंने ज्यादा फोटोज देखे नहीं, क्योंकि उसमें सुना यही था कि ब्लरी फोटो आता है, ब्लरी फोटो आता है। और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि जो फोटोज जो दिखाए थे मुझे 3-4, उनसे आइडिया हो गया था, मुझे आइडिया लेना था, वो दैट वाज इनफ। मैंने ऐसा नहीं किया कि 50 स्टोरी लिख करके प्रैक्टिस करी, ये देख करके प्रैक्टिस करी, बस 4-5 फोटो देख लिया, आइडिया हो गया था मुझे। ठीक उसके है बाद तो भाई। बस खाली फोटो देखता था मैं यूट्यूब पे, मतलब गूगल पे, हल्का सा स्टोरी सोचा, अगर आइडिया आ रहा है देन मूव ऑन टू द अदर स्टोरी। ओके। चलो ये से आपने तैयारी की, बट इसमें अगर हम लें तो पिक्चर जो होती है वो 3 फॉर्मेट में आती है। एक होती है डिस्ट्रक्टिव, आपने देखी होगी, एक होती है न्यूट्रल, और एक होती है पॉजिटिव। और अगर आप पीपीएनडीटी में जा रहे हैं तो ये पिक्चर्स ब्लर हो जाती है कि भाई डिस्ट्रक्टिव को ब्लर कर दिया, पॉजिटिव को ब्लर कर दिया, एंड जो न्यूट्रल पिक्चर उसको ब्लर कर दिया। अब भाई आते हैं पीपीएनडीटी में जो पिक्चर्स होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड डिस्ट्रक्टिव। अब तक तो हमारे व्यूअर समझ ही गए होंगे, इतनी सारी वीडियो देख चुके हैं वो। बट इसमें बात करें तो जो पॉजिटिव होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा कम एक्शन दिखा रखा है, या कुछ पॉजिटिव हरकत हो रही है बट थोड़ा कम एक्शन है। न्यूट्रल हो गया, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल वो बैठे हुए हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे, या चेहरा ही नहीं दिख रहा, तो वो न्यूट्रल हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव होती है कि खतरनाक, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, फ्लड आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक ऐसी डेंजर सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वहां से उसे कैसे निकालना है। तो हम डिस्ट्रक्टिव से शुरू करते हैं। डिस्ट्रक्टिव में पहली पिक्चर हमारे व्यूअर से भी देख सकते हैं। पहली पिक्चर ऐसी है कि एक लड़का रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है और वो रस्सी पे है और उसके नीचे उसका दोस्त अटक गया है, मतलब झूल रहा है। तो ऐसी पिक्चर पे आपकी क्या एनालाइज होगा कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे? शुभम भाई, ये जो पिक्चर है इसमें एक माउंटेन है। एक्चुअली ऐसी पिक्चर मुझे एसएसबी में देखने को मिली थी। अच्छा। उसमें जो मेरा पसंद था वो ये था कि इसमें माउंटेन नहीं है, एक हल्का सा, मतलब इसमें थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट दिख रहा था, मुझे लगा हेलीकॉप्टर है, बाकी नीचे ओके। वाला माउंटेन है। तो जैसे कि जो पिक्चर हुई हमारे सामने से माउंटेन है हमारे पास, हम्म। तो इसको एनालाइज करते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक आर्मी का कैंप है, अच्छा। जो हमारा वो है। तो एक मान लेते हैं आर्मी का कैंप है, वहां पे कोई एक बंदा है हमारा जो कि गिर गया गलती से, ओके। और वो लटक गया है क्लिफ के ऊपर। और वहां पे इस टाइम पे अभी सिर्फ 2 ही लोग थे जो ड्यूटी पे खड़े हुए थे वहां पे। हम्म। तो एक बंदा जो है उसने रोप डाली, हम्म। और वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए नीचे तक गया रोप पे, उसको लेकर के फिर रोप क्लाइंबिंग करके वापस ऊपर आ रहे हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं, इसमें हीरोइज्म आ गया थोड़ा सा, हम्म। तो अपने फ्रेंड को सेव करने की बात आ गई। और एक अगर केयरलेस है तो उसको फिर उसने ऊपर आके समझाया भी कि आगे से जो है ध्यान रखे थोड़ा सा अपना। तो इस टाइप की छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं इसके ऊपर हम। ओके, तो इस तरह से हो गई।
सो कहने का सेंस ये है कि जहां से सिचुएशन है उसी को वहीं से पकड़ के आपको इस तरह से लेकर आना है कि वो जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट है वो सॉल्व हो जाए। अब जो अगली पिक्चर है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल पिक्चर में दिखा रखा है कि एक बंदा पेड़ पे बैठा है, एक बंदा जमीन पे बैठा है और आसपास कोई पेड़ नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है। अब ऐसी पिक्चर जहां पर कोई एक्शन नहीं है तो उसमें आपकी मतलब एनालाइज कैसे करोगे, ये क्या थ्योरी है आपकी, कैसे बनाओगे स्टोरी, क्या होगी स्टोरी आपकी? देखो शुभम भाई, ऐसा होता है कि न्यूट्रल पिक्चर जो होती है बेसिकली उसके अंदर आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हम्म। हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्शन तो दिखा नहीं रखा होता है, न्यूट्रल बिल्कुल होती है वो। बिल्कुल। तो इस वाले स्टोरी में जो एक पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने के समझने के लिए मिल रहा है वो ये है कि जो बंदा नीचे बैठा हुआ है उसने कोट पहन रखा है, तो लग रहा है कि दोनों वेल एजुकेटेड है। हम्म तो इसमें ये मान सकते हैं कि ये जो ऊपर बैठा हुआ लड़का है हम्म। ये हमारा मेन हीरो है, ओके। एंड ही इज अ एमबीए प्रोफेशनल हम्म वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन ही केम बैक टू हिज विलेज, तो उसको लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। उसने ओके। आके यहाँ पे फिर लोगों को, लोकल कम्युनिटी के लोगों को यूज किया, एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प करी और अपने एमबीए के स्किल्स जो थे उनको यूज किया। लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटी मतलब लीगल इश्यूज आ रहे थे, तो अपना एक फ्रेंड जो कि लॉयर था उसको उसने बुलाया एंड ही आल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। जो नीचे बैठा हुआ है उसको हम लॉयर कंसीडर कर लेते हैं ओके। और जो ऊपर बैठा हुआ है एमबीए ग्रेजुएट है। एंड आफ्टर हैविंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द विलेज, वो अब सुकून से बैठ करके देख रहा है कि एटलीस्ट उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यहाँ पे आकर के हमने जो लोगों की लाइफ चेंज करी है उसे वो सेटिस्फैक्टरी फील उसको मिल रहा है। ओके। सो कहानी यहाँ से एक एमबीए एक लॉ ग्रेजुएट है, वो साथ में मिलकर काम करते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस फॉर्म में उस पूरे अपने गांव को एग्रीकल्चर फॉर्म से डेवलप कर लेते हैं और आज वो पेड़ पे बैठ के सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है कि आज हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर दिया। ओके। अब आते हैं आखिरी पिक्चर पे। भाई जो अब तक जो हमने पिक्चरें करी उसमें सब ऐसे थे 21 22 साल 25 साल के आपको उम्र के आपको दिख रहे थे, उसमें आप को रिलेट कर पा रहे थे, आपने वही पिक्चर से स्टोरी बना ली थी, मतलब वहीं से आपने अपना हीरो पिक कर लिया था। बट मैं अपने व्यूअर्स को और आपके सामने एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको देखिएगा एक इंसान है जो करीबन 45 से 50 इयर्स उम्र का है और वो नौकर दिख रहा है, उसके मतलब कंधे पे कपड़ा है और हाथ में एक चाकू है जो कि सब्जी काटने वाला तो नहीं है फॉर श्योर, किसी का खून करने वाला ही चाकू दिख रहा है। और एक औरत है जो कि उस रूम में लेटी हुई है, सो रही है। तो यहाँ पर आपका हीरो कहाँ से आएगा? क्या ये 40-50 उम्र का हीरो होगा या 50 उम्र की जो औरत है वो हीरो होगी या कहीं से बाहर से आपका हीरो आएगा? नहीं तो बेटर तो ये रहता है कि हीरो जो हो अपनी एज का ही हो। हम्म। इसमें हम चाहे तो फीमेल को भी हीरो बना सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा अपनी एज का बनाए। तो अगर अपनी एज का हीरो बनाना है तो मेरे हिसाब से दो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, ओके। कि या तो ये जो जो नौकर टाइप का जो इंसान है 40-45 इयर्स का, इसको आप एक विलन बना दीजिए और जो 80 इयर्स का जो बच्चा है जो हमारी एज का होगा, हाँ सन है, वो विजिलेंट इतना है, उसने घर पे नजर रखी हुई है, उसको जब पता चला कि कोई उसकी मम्मी को हार्म करने के लिए आ रहा है, ही कम्स फ्रॉम द बैक और वो आके अपनी मम्मी को सेव कर लेता है। एक तो ये हो गया। ओके। अदर थिंग इज, क्योंकि जो इस पिक्चर में अगर गौर से देखेंगे आप तो जो विक्टिम है, जो लेडी लेटी हुई है, उसके साइड में जो बंदा खड़ा हुआ है मारने के लिए जिसके हाथ में चाकू है, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हाँ। वो खुद इस काम को करते हुए घबरा रहा है। तो ऐसा दिखा सकते हैं कि वो मजबूरी में ऐसा काम कर रहा है। और मजबूरी क्या होती है कि उसकी फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है, कि वो उसको अपनी मालकिन जो है घर का नौकर अपनी मालकिन को थ्रेट दे करके या कुछ पैसे वैसे लेना चाह रहा है, पैसे की जरूरत है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि उसके भाई की फीस भरने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही थी आगे फर्दर स्टडीज के लिए। ही वाज नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, तो उसने क्या करा कि सोचा कि मैं पैसा चुरा लेता हूँ। तो उसके भाई ने उसको बताया था, उसके भाई जो था वो हीरो होगा हमारा। उसके भाई ने देखा कि माय ब्रदर इज इन टेंशन, एल्डर ब्रदर, और वो जाकर के कुछ मतलब चाकुओं को खरीद रहे हैं मार्केट से। तो उसने फॉलो किया और जब वो मालकिन को मारने के लिए आए तो भाई ने आगे पीछे से हक कर लिया और हटा दिया और बोला कि वी विल वर्क हार्ड, हम कहीं से लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे, बट वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ बैड वर्क। तो ये कर सकते हैं। तो एक तो ये कि बच्चे उसको विलन बना दीजिए या फिर उसको जो है सिंपैथाइजर बना दीजिए। ओके। पर आपके जितने सारे वर्ड्स हैं मैं उसको अगर कंसाइज करूं तो मुझे आपके उससे पता लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं करीबन 2 लाइन का, लास्ट में कंक्लूजन होता है, सब ओके हो गया, सब बढ़िया हो गया, और बीच वाले पार्ट में आपका अराउंड 5 to 7 लाइंस आपका एक्शन पार्ट होता है जो काफी ज्यादा क्रक्स होता है, वो इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद आपकी कहानी से बात पता लग रही है आपके बताने के तरीके से 4 पिक्चर से कि आप पहले अपनी उम्र का ही बंदा ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी उम्र का लड़का या लड़की जो मिल जाए, प्रेफरली पहले लड़का क्योंकि आप लड़के हैं, अगर वो नहीं है तो लड़की, अगर वो भी नहीं है तो कहीं से आएगा बाहर से हीरो जो आपकी उम्र के आसपास का होगा, एंड देन यू वीव द स्टोरी, राइट? सो यहाँ तक की हो गई कहानी हमारी पीपीडीडी। सो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो जब हम पिक्चर देखते हैं तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो 30 सेकेंड्स के अंदर ही लिखना शुरू कर देते हैं बजाय वो 30 सेकेंड्स को यूटिलाइज करने के पूरी कहानी लिखने में। तो आपकी क्या मेथोडोलॉजी रहती थी उस टाइम पीरियड में? मैं 30 सेकेंड्स तो पूरा वेट नहीं करता। ओके।
उसके बाद मैं 25 सेकंड, हाँ मतलब जब तक मुझे स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती मेरे दिमाग के अंदर तब तक मैं वेट करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने भी स्टोरी आई थी पीपीडीटी के अंदर, वो बहुत ज्यादा हेजी थी, ओके तो 15 सेकंड तो उसको देखने में लग गए थे कि कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके उसके बाद जो बाकी के जो 15 सेकंड थे उसमें देखा, सोचा, तो स्टोरी दिमाग में आई, देन आई स्टार्टेड टू राइट। तो नॉर्मल अगर एक स्ट्रेटेजी बताई जाए तो आप पिक्चर को देखिए, समझिए उसको, 10 सेकंड इनफ नहीं होते हैं, आप मेरी मानिए, आपकी स्टोरी दिमाग में आनी शुरू भी हो गई तो डोंट स्टार्ट राइटिंग, आप पहले समझ लो उसको, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ऐसी होती हैं, अगर उनको अपने फोकस में ले लिया तो आपकी स्टोरी को एक बहुत अच्छा टिल्ट मिल सकता है। जैसे ओके कि अभी जो पिक्चर हमने देखी, वो जो स्टैबिंग वाली थी, इतनी क्लियर तो नहीं आएगी पिक्चर, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो उसके फेस का एक्सप्रेशन अगर इंसान देखे तो उसको विलन कभी नहीं बनाएगा वो, उस जो स्टैबर है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को ना देखे तो उसको विलन बना सकता है। तो छोटी छोटी चीजें मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि डिटेल्स जो होती है अगर वो इंसान देखता है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है एनालाइज कराने में। तो आप 30 सेकंड देखिए, 30 मिनट से 25 सेकंड देखिए, और जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए दिमाग में तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। ओके। तो आपके कहने का अगर मैं पूरा रफ एक कंसाइज दोबारा से दूं तो आप ये कह रहे हो कि पहले वो जो 30 सेकंड का ब्रैकेट है उसमें पहले अपने दिमाग में कहानी रफली बना लीजिए उन सारे इंपॉर्टेंट क्रक्स को लेके कि जो है दिखा रखे। अगर 30 सेकंड से पहले बन जाता है वो तो शुरू कर दो, नहीं है तो पूरे 30 सेकंड के ब्रैकेट को पूरा इस्तेमाल करके देन आप शुरू करें। ओके। अब भाई आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपकी स्टोरी विद इन टाइम पूरी हो गई थी कि उसमें कुछ पार्ट रह गया था आपका, छूट गया था लिखने से? मेरी तो कंप्लीट हो गई थी, एक्चुअली मैं थोड़ा राइटिंग फास्ट करता हूँ, ओके तो मेरी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बच गया था मेरे पास रीड करने के लिए उस पे एक बार। ओके। अच्छा इतनी तेजी से लिख लिया था, लिखने का हाँ, पढ़ने का टाइम मिल गया। ओके चलो यहाँ तक हो गई बात। इसके बाद आता है भाई जीडी। जीडी आप फ्रेशर हैं और आपके बारे में पता लगा कि जब जीडी हो रहा था तो आप जैसे अभी हैंड्स के एक्सप्रेशन यूज करके अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी पूरी इंटरव्यू बता रहे हैं, वैसे ही आप वहां पर भी कर रहे थे। पर नॉर्मली क्या होता है, इंसान एकदम स्ट्रेट बैठता है, हाथ एकदम जांघों पे एकदम स्ट्रेट हिल भी नहीं रहा होता। सो डू यू थिंक कि ये ज्यादा वर्क करता है कि जो हैंड से एक्सप्रेशन करते हैं ये ज्यादा वर्क करता है? लाइक इसमें तो एक ही वर्ड बोलूंगा मैं, बी नेचुरल। आप ये भी नहीं है कि आप जो है सामने वाले को एग्रेसिव दिखाने के लिए आप इस टाइप से जो हाथों को यूज कर रहे हैं, ये गलत है। हम्म आप जो है बिल्कुल स्टिफ होकर के बैठे हुए हैं, दिस शोज कि आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हैं, नर्वस हैं बहुत ज्यादा। आप नेचुरल रहिए, फ्री रहिए, आप पार्टिसिपेट करिए जीडी में, उसको एज अ टास्क मानिए। आप ये मत सोचिए कि दिस विल डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू गो इनसाइड और नॉट, ये मत सोचिए, बस ये सोचिए एक टास्क है, इसको कंप्लीट करना है विद द बेस्ट आई कैन डू। तो उसमें जो है आप नेचुरल परफॉर्म कर पाएंगे, वो ज्यादा ओके बेटर रहेगा। ओके। भाई एक बात मैंने नोटिस की है रिपीटर्स के केस में, अब आप बताना आपके साथ ये ऐसा है कि नहीं। आप तो कई सारे एग्जाम दे रहे थे, उसमें से एक एग्जाम था एसएसबी, कहीं आपका नहीं होता और आईआईएम में हो जाता, आप शायद आईआईएम चले जाते, तो कहीं आपके दिमाग में प्रेशर था कि भाई मुझे क्वालिफाई करना ही करना है? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऑनेस्टली प्रेशर नहीं था ओके कि मैं एज एक्सपीरियंस लेने के लिए गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह यही पढ़ा था, वन मस्ट एटलीस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी वंस इन अ लाइफ। तो सोचा था कि जाके ले लेते हैं एक बार एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो हाँ, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि हाँ बर्डन नहीं था। ऐसा आपने बताया, रिपीटर्स के केस में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है कि जब आप फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, 4-5 बार घर पे जाने के बाद भी लगता है कि यार मतलब जब वापस भी आते हैं तो लोग पूछते भी हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब आ रहा है इंसान तो होप्स होती है, थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, बिल्डअप हो जाता है कि नहीं यार इस बार तो होना चाहिए। तो उस केस में जो है थोड़ा इंसान अपना नेचुरली परफॉर्म नहीं कर पाता है, दिस इज द फैक्ट। ओके। तो रिपीटर्स को इस बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर हटा के जाए तो एक चांस से ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं ये आपको एक बून रहा होगा। अब यहाँ से हम आगे चले, आप सेकेंड राउंड में पहुंच गए, फटाफट आपका नाम आया, आपने लगेज उठाया, भागे अंदर, जो दोस्त बने होंगे उनको बाय बाय करना होगा, और वहां से आप आगे चले। अब आता है आपका फर्स्ट डे। अब आते हैं हम टैट पे। पहले आपका टैट होता है, तो टैट आपका जैसे पीपीडीटी वैसे ही आपके लिखने का तरीका है कि कुछ और अलग है, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहोगे? सेम तरीका है मेरा, तो सेम तरीका रहता है। बाकी अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली दोनों में ही आपको स्टोरी लिखनी है। ओके। यहाँ से लेकिन चैट की क्लियर होती है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से टैट में अगर हम आगे चले तो टैट में 12 पिक्चर्स होती हैं। कई लोगों का मानना है, ये मिथ है सच है, आप बताइए, आपको किसी ने बताया कि जो 11th पिक्चर होती है वो 12th पिक्चर से मैच होनी चाहिए, और पूरा का पूरा पीआईक्यू से एकदम मैच होना चाहिए। भाई तुमने शहर लिखा है मेरठ, तो मेरठ ही होना चाहिए कहानी में, या आपने स्पोर्ट्स खेला है वो वही स्पोर्ट्स होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं कभी इस बारे में, अच्छा। ना मुझे ना कभी है इस बारे में, ओके क्योंकि ट्वेल्थ स्टोरी तो ब्लैंक होती है ना, उसमें तो आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। ओके। सो नो डिपेंडेंसी ओवर देयर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये हो गई टैट। अब आते हैं हम बैट की तरफ। बैट में क्या होता है कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, और वर्ड्स भी 3 टाइप के होते हैं, अगेन टैट की तरह, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम पहला वर्ड लें जो कि नेगेटिव है, वो है अफ्रेड।
तो ऐसे आप जो वर्ड्स हैं इन पे आप सेंटेंस कैसा बनाएंगे? इस पे देखो, अगर खाली अफ्रेड वर्ड की हम बात करते हैं तो इस पे हम लिख सकते हैं कि गिव योर बेस्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। बट भाई ये तो बहुत लंबा हो गया, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा लंबा सेंटेंस है? नहीं, इतना आ जाएगा, गिव योर बेस्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, हल्का सा लंबा है, लेकिन इसको सेंटेंस को लिख सकते हैं विद इन द गिवन टाइम लिमिट, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी फास्ट है तो मैं अच्छा। लिख लेता हूँ सेंटेंस। ओके। लेकिन अगर इसमें मेरी टिप जो रहेगी नेगेटिव वर्ड्स के लिए वो यही रहेगी कि नेगेटिव चीज को है ना, कभी भी आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, जी। उसमें वो पढ़ते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है हाँ जी, मैथ्स हाँ में जी। भी, जी जी है जी। ना। नेगेटिव है उसको आप नेगेटिव से ही जोड़ दीजिए, जैसे अफ्रेड है तो फेलियर से जोड़ दीजिए, है ना। अच्छा। अगर कोई वर्ड आ रहा है किल, तो किल को आप नेगेटिविटी से जोड़ दीजिए, किल द नेगेटिविटी इनसाइड यू, इस टाइप से। मतलब अच्छा। मर्डर है तो मर्डर योर बैड क्वालिटीज, मतलब जो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं उनको आप नेगेटिव से एसोसिएट कर देंगे तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव फील दे देगा वो। ओके। हाँ, ये तो मेरा एक मानना रहेगा नेगेटिव वर्ड्स को जो अप्रोच करने का तरीका है ये। ओके, अब जरा इसे अफ्रेड पे आपका थोड़ा लंबा है, आम इंसान तो इतना लंबा तेज स्पीड राइटिंग तेज नहीं हो सकती। मैं एग्जांपल रखना चाहूंगा, अगर आपको सही लगे तो आप बताइएगा। अफ्रेड ओवरकम बाय करेज, इज इट राइट? हाँ, ओके। तो ये चलिए, यहाँ से हम अगले वर्ड पे जाते हैं। तो अगला जो वर्ड है वो है एडमायर। एडमायर इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड, सो इस जैसे पॉजिटिव वर्ड के लिए सेंटेंस कैसा होगा? लीव द फॉल्ट्स एंड एडमायर द क्वालिटीज ऑफ एवरीवन। लीव द फॉल्स एंड एडमायर द क्वालिटीज ऑफ, अगेन आपकी राइटिंग तो तेज होगी सर, बट बाकियों के लिए आप थोड़ा बताएं कि वो थोड़ा ऐसे कॉन्साइज वे में। इसमें सिर्फ ये लिख सकते हैं, जो लीव द फॉल्ट्स है ना उसको हटा सकते हैं अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो क्वेश्चंस को, ओके। कि एडमायर एंड लर्न फ्रॉम द क्वालिटीज ओके। ऑफ अदर्स, इस ओके। टाइप से। लास्ट वर्ड, वेरी न्यूट्रल, कोई ज्यादा कुछ खास फीलिंग नहीं, अलोन। अलोन एक न्यूट्रल वर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा फीलिंग नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, तो इस जैसे वर्ड के लिए आपका सेंटेंस कैसा होगा? इसमें हम कर सकते हैं कि जैसे अलोननेस कैन बी ओवरकम बाय कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। ओके। फ्रेंड्स के साथ अगर आप जो है ये सोशल एडेप्टेबिलिटी दिखाते तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। बट इस बैट की बात करें तो आपने कैसे प्रैक्टिस की थी बैट की? बैठ के मैंने जो है वर्ड्स देखे थे, कुछ खुद फ्रेंड्स से बोला कि आप मुझे वर्ड्स दो व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे अच्छे से, तो उनको जो मन में आया रैंडमली उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया वर्ड कंटिन्यूअसली, और मैं उसको जो है फॉरनली अपने माइंड में प्रोसेस करता गया, टाइप करता गया। टाइप करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा डील हो जाता है प्रोसेस। एक तो ये तरीका था मेरा। दूसरा तरीका ये था कि जहां पे मैंने वर्ड लिखा हुआ देखा उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाने की मैंने कोशिश कर दी। इसके लिए कुछ ये नहीं सोचा मैंने कि एक टाइम बाउंड होकर के 15 सेकंड्स में 60 वर्ड्स लिख लिए, उसको टाइमली इस तरीके से मैंने नहीं किया। मुझे करना चाहिए था, कभी कभी लगता है, लेकिन आई वाज एबल टू कंप्लीट 60 वर्ड्स विद इन जो टाइम लिमिट होता है, मतलब पूरे किए थे मैंने बैठ वहां पे एसएसबी के अंदर। तो उसका मुझे लगा कि आपको माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। आप कहीं भी वर्ड देख रहे हो चलते फिरते, आपने देखा कहीं पे लिखा हुआ डॉन तो डॉन से वर्ड बना दिया हमने, हमने कहीं पे लिखा हुआ देखा डस्ट तो डस्ट से वर्ड बना दिया हमने। तो जो भी वर्ड हम देखते हैं कहीं पे भी डेली लाइफ में, तो उसके ऊपर एक सेंटेंस जो है बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमको। इससे जो माइंड ट्रेंड हो जाता है, इसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेंटली जो होता है ना, वर्ड्स देखा आपने, सेंटेंस जो आपके दिमाग में आया फौरन लिख देते हैं। ओके, तो भाई ऐसा कोई इंटरनेट से सोर्स नहीं जहां से आपने वर्ड्स लिए हो कि यार यहाँ से वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए तो कम से कम ले लूं? हाँ, ये तो था, देखे तो थे मैंने कि कौन से वर्ड्स आ चुके हैं और कौन से वर्ड्स जनरली पूछे जाते हैं कि कौन से पॉजिटिव्स हैं कौन से नेगेटिव्स हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स मैंने देखे थे, कुछ उसमें बेनिफिशियल रहे भी, आए भी थे उस टेस्ट के अंदर। ओके। और वो बेनिफिशियल करना चाहिए, रिसर्च तो करनी चाहिए। ठीक है, नहीं बट ये सोर्स था कहाँ से? आपने इंटरनेट में कहीं देखा था या आपने रैंडमली सर्च कर दिया या आपको ऐसे मिला? रैंडमली सर्च किया था कि वर्ड्स आस्क इन बैट इन एसएसबी, ओके। नॉर्मल सर्च किया था, तो जो वर्ड्स आए वो देख लिए। ओके, अब भाई आते हैं अपने एसआरटी पे। एसआरटी में मैं आपके सामने 3 सिचुएशन रखूंगा और तीनों सिचुएशन ऐसी होंगी पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। बट ये तीनों सिचुएशन जो दी जाती है पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, वो कुछ ऐसी होती हैं या तो सोशली चैलेंज होती है या उसमें मैनेज करना होता है या कहीं ना कहीं आपकी एंगर या एंग्जाइटी वाली सिचुएशन दिखाई जाती है। तो उसमें जो पहला सेंटेंस है वो आपके सामने है, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं। यू एज अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल टीम required to play the match. Suddenly, on the day of the match, you have a high fever. But your team captain does not allow you to leave the game. He Take the medicine and start playing the game and score goals for the team. Okay. बड़ा सिंपल है, आगे चलते हैं। While returning to home after the watching cinema at midnight, you found two person quarreling on the way. He इसमें वो क्वारल कर रहे हैं, there is not a big fight going on between them, तो
we can intervene by pressing the horn of the bike or the vehicle and make them understand and move back to home. ओके, अब आखिरी एसआरटी है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिग ट्रेंचेस बट योर कलीग्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू. ही Convince them, motivate them and start the work. तो होल क्रक्स में आपका बात करूं एसआरटी का तो ये है, शॉर्ट में लिखना है, कॉमा कॉमा यूज करो, कन्विंस देम, मोटिवेट देम, स्टार्ट द वर्क, दैट्स इट, कोई बड़ा नहीं. ओके, यहाँ तक की कहानी हो जाती है हमारी साइकोलॉजी की. साइकोलॉजी से हम अगर आगे आए तो या तो आपको जीटीओ शुरू हुआ होगा या पर्सनल इंटरव्यू. तो हम पहले जीटीओ पे चलते हैं. जीटीओ में आपकी शुरुआत हुई होगी ग्रुप डिस्कशन से. ग्रुप डिस्कशन में आपके दो टॉपिक थे, एक होगा सोशल टॉपिक, एक होगा करंट अफेयर टॉपिक. सो वहां पर आपका जो ग्रुप होगा बहुत ही ज्यादा क्योस मचा होगा, जैसे स्क्रीनिंग में होता है. हमने स्क्रीनिंग में ये बात छोड़ दी थी. तो ये ग्रुप डिस्कशन में जो क्योस है, ये आपका जीपी में भी होता है, ये आपका जीडी में भी होता है और ये स्क्रीनिंग में भी होता है. इस पूरे क्योस को संभालने के लिए आप क्या करते हो कि आपको बोलना ही है, क्योंकि आपको तो फर्स्ट अटेम्प्ट है ऊपर से. देखो, अगर इस क्योस को मैं डिग्री के हिसाब से डिवाइड करूं, रैंकिंग करूं, तो सबसे ज्यादा क्योस होता है जो पीपीडीटी में जीडी होता है आपका. ओके. सेकंड पे होता है जीपीई में, और थर्ड जो होता है वो होता है फिर जीडी में. अगर मैं रैंकिंग दूं इन तीनों, अब इसमें क्या करना है कि जब पीपीडीटी का जो जीडी होता है उसके अंदर तो आपको बोलना ही पड़ेगा, यानी हाउ इट्स डू और डाई के. उसमें तो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं तो आप उनको बोलते चले जाओ. इन द केस ऑफ जीडी जो होता है आपका, उसमें 8-10 मेंबर होते हैं आपके ग्रुप के अंदर, उनके साथ बॉन्डिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी आपकी, आप उनको जानते हैं, तो उसमें इतना क्योटिक सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि टॉपिक भी होता है वो करंट से, अफेयर से या फिर जीएस से रिलेटेड होता है. तो सबके पास और टाइम भी खूब सारा देते हैं, वो 18 या 20 मिनट का टाइम देते हैं. तो देयर इज नो, जो मैंने फेस किया उसमें कोई क्योटिक सिचुएशन नहीं हुई थी जीडी के अंदर. और अगर हम उसकी बात करें जीपीई के अंदर, क्योंकि जीपीई में बहुत सारे पॉइंट्स सबके पास अलग अलग आते हैं एंड समटाइम्स वी डिसएग्री विद द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन कभी कभी हो जाती है. तो उसके अंदर अपने टेम्पर को थोड़ा सा कूल रखना है. और जीपीई की सबसे बड़ी बात है कि आप जो है दूसरे के पॉइंट से एग्री करने के लिए तैयार हो, अपने पॉइंट को जो है मनवाने की आपके अंदर वो ना हो, डोमिनेट ना करें आप ग्रुप को कभी भी किसी भी हाल में. ओके, पर हम स्क्रीनिंग पे वापस आते हैं. स्क्रीनिंग में आपने कहा बोलना ही बोलना है. अब आप ऐसे तो नहीं होता ना फिश मार्केट में बोलो, क्योंकि फिश मार्केट में बोले तो बोलने का मतलब ही नहीं बैठता, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं. तो आप ऐसा क्या करते थे कि आपकी बात सुनी जाए, या जब आप बोल रहे हो तो कोई और ना बोले? इसके लिए क्या करते हैं, लेट अदर स्पीक. उसके लिए आप चांस दो. आप इसमें ये कर सकते हो कि अगर आपको कोई बोलने के लिए नहीं दे रहा है, आप ग्रुप से बोलोगे कि लेट मी स्पीक, नो वन विल लिसन टू यू. आप कहो लेट दिस चेस नंबर स्पीक, लेट दिस चेस नंबर स्पीक. अगर आपने एक दो बार स्टेप से बोल दिया, तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, इट इज नॉट द परमानेंट केस. एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. अगर आपने इस तरीके से बोला है कि लेट हिम स्पीक, तो इससे लगता है कि आप ग्रुप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. फर्स्ट तो ये एक पॉजिटिव इमेज डालता है. एंड सेकंड थिंग, जब आप बोलोगे फिर सब लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप फालतू नहीं बोलना है, आपको कुछ काम की चीज ही बोलनी है. आपको जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, दे आर डोमिनेटिंग द ग्रुप. एक बोल रहा है कि लेट अस टेक द एज ऑफ द कैरेक्टर्स दिस मच, 15 to 20. एक बोला है लेट अस टेक द थीम ऑफ द स्टोरी. आप उनके पॉइंट को कंसोलिडेट करके पहले उनका पॉइंट बोल दीजिए, ताकि वो अग्री हो जाए आपके साथ. आप अगर जीडी में बैठे हुए हैं, 2 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, उनकी पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी सब खामोश से मतलब ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं जीडी के अंदर, आप क्या करिए, जो ज्यादा बोल रहे हैं उनके पॉइंट को कंसोलिडेट करके बोलिए, ताकि वो लोग आपसे अग्री करें और फिर आपको बोलने का चांस मिल जाएगा. तो ये एक ट्रिक्स होती हैं कि आप जो है उस फिश मार्केट वाले जीडी के अंदर अपना एक वैल्यू बना सकते हैं. ओके, तो ये ट्रिक आपने आई थिंक जीपी में भी आपने अप्लाई की होगी, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, राइट? जीपी में खराब बात एक ये होती है कि वहां पर लोग छोटी छोटी बात पे बहुत डर पड़ते हैं. गाय भैंस को बचाना ही बचाना है, क्या वो फट गया है, सिलेंडर फट गया, पहले वो सॉल्व करना है, बाकी बात बाद में. तो ये जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, इन पे ना फोकस करते हुए ये जो छोटी छोटी बात पे जो फोकस कर रहे होते हैं लोग, वहां कैसे कन्विंस करते हैं? क्योंकि वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो करना ही करना है. तो वहां आप क्या करते हो? उनको जो है एक्चुअली ये होता है कि ग्रुप में 8 लोग हैं, हाँ, और 7 लोग उस चीज के खिलाफ हैं, और एक बंदा उसके दिमाग में वो बात बैठ ही गई है कि नहीं मुझको ये करना तो करना है ही, बिल्कुल, और सब लोग साथ के साथ मिलकर उसको मना कर रहे हैं, तो ग्रुप कहीं पे भी नहीं जाएगा. वो अड़ा रहेगा अपनी बात के ऊपर, आप उसको मना करते रहोगे. आप जो है उसको डायरेक्शन दे दो, ओके वी एग्री विथ यू, वी विल डील विद दिस पॉइंट लेटर, या फिर ओके वी एक्सेप्ट योर ओपिनियन, आई थिंक आई कैन ऐड समथिंग टू दिस, और इन माय ओपिनियन वी कैन ऐड समथिंग टू दिस. उसके पॉइंट को काटो मत आप कभी भी. किसी के भी आप में अगर आप जगह बनानी है, आपको उनको बोलने का मौका देना है, उनसे मौका लेना है बोलने का, तो आप उनकी बात को मान लो. ये सबसे अच्छा तरीका है. उनकी बात को आप एक्सेप्ट कर लो. बाकी उनको बोल दोगे ओके लेट अस एग्री विद दिस पॉइंट एंड लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, फाइनल स्टोरी तो जो बनेगी वो तो पूरे ग्रुप की बना के बनेगी ना, वो तो पूरे ग्रुप की स्टोरी. उसमें अगर आप जितना एग्री कर सकते हो तभी आपको बोलने का मौका मिलेगा, और तभी जो अच्छी स्टोरी निकल के आ सकती है. क्योंकि अगर मैं भी अगर सारे पॉइंट अपने मनवाने के लिए बैठ जाऊं, तो वी कैन नॉट कम टू अ कॉमन कंक्लूजन.
जो कॉमन ओके कंक्लूजन निकलेगा भी ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं होगा उससे। ठीक। अब मान लो जीपी में आपसे एक आखिरी बात कही जाती है, एक बंदा स्टोरी बनाओ, प्लान बनाओ और हमें बताओ। तो एक सवाल ऑफिसर पूछता है कि ऑल ऑफ यू एग्री, तो वहां पर सबको एग्री कर लेना चाहिए कि बोल देना चाहिए कि भाई हमें एग्री नहीं है? नहीं, वहां पे एग्री कर लेना चाहिए। दिस शोज द टीम स्पिरिट, द टीम वर्क एंड द ट्रस्ट यू हैव इन योर टीम। देखो, जो जीपीई हुआ है वो जीटीओ के सामने ही हुआ है। वो सब जी जानता है कि किस पॉइंट से आप अग्री करते हो और किस पॉइंट से आप अग्री नहीं करते हो। और जो बंदा प्रेजेंट करने के लिए जा रहा है उसमें भी उसका खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ ही जाता है, कितना भी कोई भी कोशिश कर ले। जो ग्रुप की सारी डिस्कशंस हुई हैं उसमें कुछ बात उसने छोड़ दी है और कुछ बात उसने ऐड कर दी अपनी तरफ से, उसने प्रेजेंट कर दिया वहां पे। एंड द जीटीओ नोज वेल दैट हु ऑल ऑफ यू कि आप किस पॉइंट से एग्री करते हो, किससे नहीं एग्री करते हो। बट इवन दो ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, ही इज जस्ट टेस्टिंग यू कि कल को अगर आपके सीनियर ने आपसे कुछ बोला, कोई ऑर्डर दिया आपको, आप जब आपकी परमिशन मांगी जाती है, जब आपसे गाइडेंस मांगी जाती है, देन यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन, बट व्हेन द डिसीजन इज मेड यू हैव टू एग्री विद द डिसीजन। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको अगर बता दिए, ये मेरा मानना है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब पूछा जाता है फाइनली वहां पे जाकर के कि ओके आर यू ऑल एग्री, डू यू हैव एनी इंप्रूवमेंट और सजेशंस, तो उसमें नहीं बोलना चाहिए, इसमें ओके सर आई एग्री और वी एग्री विद द पॉइंट। ओके सरताज भाई, ये जो सारी बातें बहुत डीप हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान डायरेक्टली अपनी समस्या बोल सके, कर सके जो आपने बात कही है। तो ये नॉलेज ली कहाँ से आपने? ये भी यूट्यूब ही कोई सोर्स था? नहीं, ये तो थोड़ा लाइफ से आई है। पापा जो है हमारे आर्मी बैकग्राउंड से रह चुके हैं, तो वो जी थोड़ा जी। बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अच्छा, और आपके भाई भी राइफलमैन है तो हाँ, वहां से? भाभी जो है, भाई जो है जी वो भी राइफलमैन है। ओके। चलिए यहाँ से हो गई कहानी। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े तो हमारे कुछ ग्राउंड टास्क होते हैं, वो है पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क। सो इन टास्क में आपका एक होता है ब्रिज बनाना है, टीम के साथ ब्रिज बनाना है और आगे बढ़ना है। तो इसमें ब्रिज बनाना इंडिविजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम वर्क इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, दोनों चीज का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जब पूरी टीम स्टक हो जाती है तो आपको वहां पे ये नहीं कि पूरी टीम के साथ साथ ये अब मैं डोमिनेट करता हुआ नजर आऊंगा तो मैं ब्रिज ना बनाऊं, ये टीम के साथ साथ ही चलता रहूं फ्लो के हिसाब से। जहां लग रहा है कि पूरी टीम स्टक हो चुकी है, वहां पे आपको इंडिविजुअली आगे बढ़ के ब्रिज बनाने पे ज्यादा फोकस करना है। अगर कोई टीम मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है तभी भी आपको ब्रिज बनाना है, क्योंकि आपको टीम को लेके आगे जाना है। ये आपका टीम लीडरशिप दिखाता है क्वालिटीज, और जो है ग्रुप को लीड करने की आपकी क्वालिटीज दिखाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इसके अंदर वो टीम वर्क का ही होता है, टीम स्पिरिट देखी जाती है। क्योंकि ये आपको अगर करवाना होता है, खाली आपसे ब्रिज बनवा के देखना है, तो वो आपको अकेला बोल सकते हैं कि आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं वो लोग। जी लेकिन दे आर गिविंग यू इन ग्रुप्स, तो वो देखते हैं कि आप अडेप्टेबिलिटी कितनी है आपकी। जीपीई का भी इनका यही मकसद है, जीडी का भी यही मकसद है। सारे ग्रुप में क्यों करा रहे हैं वो टास्क? आपको इंडिविजुअल भी तो करा सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल तो आप इंटरव्यू तो आप ही का होना है, जी पूरे ग्रुप का तो उससे आपका कोई ताल्लुक है नहीं। जी। लेकिन वो आपको ग्रुप के साथ इसलिए लेते हैं, वो ग्रुप का वर्क, टीम वर्क देखना है। तो इसमें आप जो ब्रिज बनाने वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज एन इंडिविजुअल जो आपको पढ़ना है। लेकिन वो टीम वर्क जो है वो क्रक्स है, वो मेन है। अगर आप टीम वर्क को छोड़ करके डोमिनेट करके आप ब्रिज फटाफट फटाफट बनाते हुए चले जा रहे हो ना, इट डजंट गारंटी कि आप सक्सेस हो जाओगे इसके अंदर। जीटीओ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके, यहाँ तक की कहानी हुई। ये हमारी पीजीटी एचजीटी। अब ब्रिज बनाने में जो एक चीज थी जो मैंने सीखी यहाँ पे, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हुए जो कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे, मैंने तो कोचिंग ली नहीं थी, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी इसमें कि जब ब्रिज बनाते हैं उसमें फलक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी उसमें मैंने जो देखे बहुत सारे हेडर्स देखे, एचजीटी में, पीजीटी में, कमांड टास्क में, ज्यादातर में देखे, उसमें रोल यही होता है। ये मुझे लास्ट में कमांड टास्क में पता चला था कि आपको बीच में एक सपोर्ट लेनी है जो फलक्रम बनेगा आपका। पीछे आपको किसी रस्सी से या बल्ला से या बल्ली से या फिर किसी भी जो स्ट्रक्चर होता है उसे सपोर्ट बनानी है और आगे आपको मूव करना है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, उससे बन जाते हैं आपके सारे हेडर्स। ओके, दिस इज द मेन आइडिया कि आपका ये है फलक्रम, तो पीछे आपका सपोर्ट, मतलब पीछे से आपका दबा हुआ है या तो रस्सी से या किसी चीज से, एंड हाँ बीच में सपोर्ट है जिससे वो नीचे ना गिरे, एंड रेस्ट हाँ इज द होल ब्रिज विल मेक। ओके, यहाँ तक की कहानी हुई। अब इसमें हम अगर हम आगे जाएं तो ये जो आपने प्रिंसिपल बताया पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क सब में ही होता है। कमांड टास्क में एक मिथ होती है कि जो ज्यादा लोगों को बुलाते हैं ना उसके रिकमेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको कितनी बार बुलाया था कमांड टास्क में? मुझे 2 बार बुलाया था। की कुछ इंपॉर्टेंस है? आप आपसे कुछ ऐसे भी होंगे एस्पिरेंट जिनको ज्यादा बार बुलाया होगा? हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है कि हम लोग भी यही सोच रहे थे जब बैठे हुए थे, लाइव बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस, जब बैठे हुए थे तो एक एंग्जाइटी रहती है कि यार मुझे कितनी बार बुलाया, तुमको कितनी बार बुलाया। आपस में बात करते भी रहते हैं क्योंकि जीटीओ तो पीछे रहता है, हम लोग थोड़ा फुसफुसा सकते हैं आपस में। तो बात कर रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि इसको तो बहुत बार बुलाया। तो उसने कहा कि जिसको ज्यादा बार बुलाया जा रहा है वो एज सोल्जर ज्यादा कंपेटेबल है इन कंपैरिजन टू एन ऑफिसर। तो आपको काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, एज अ हेल्पर सोल्जर बुलाया जा रहा है। तो ओके इसका आई थिंक एक पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके टीम मेंबर आपके अंदर ट्रस्ट करते हैं। ओके ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो आई थिंक इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ इसका फैक्ट तो पड़ता है। जीटीओ समझता है कि आपके टीम मेंबर्स अगर आपके अंदर फेथ कर रहे हैं
इट मीन्स कि आपका ऑफ जो शेड्यूल है, जो टीम मेंबर्स का जो आपका रहना सहना है, जो आप ऑफ टाइम में रहते हो, वो बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर्स। एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप एज अ पर्सनैलिटी पर्सन आप गुड हो, एक इम्पैक्ट डालता है जीटीओ के माइंड में। लेकिन अगर इंडिविजुअली आपका परफॉर्मेंस जो है वो जीटीओ के अंदर अच्छा है, और जीटीओ के टाइम पे अगर आपका जो टीम मेंबर के साथ बिहेवियर है वो अच्छा है, टीम वर्क अगर आपका अच्छा है, तो ऐसे मैटर नहीं करता कि आपको 2 बार बुला रहे हैं, 1 बार बुला रहे हैं, बुला ही नहीं रहे हैं, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, तो भाई मैं थोड़ा इस बात को थोड़ा मोड़ करना चाहूंगा। मैंने जो ट्रस्ट वाली बात करें, शायद ये इतनी इफेक्टिव ना हो जैसे आपने कहा। मेरा एक दोस्त था स्मिथ, हम फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एसएसबी का, उसमें उसे हर बंदा बुला रहा था, हर बंदा। तो उसका मतलब ट्रस्ट, सोशल अडेप्टिबिलिटी काफी ज्यादा है। पर सेलेक्ट वो बंदा हुआ जिसे कोई नहीं बुला रहा। मैंने आपको बताया कि वही वाली बात है, आप जब जो बुला रहे हैं आपको एज अ हेल्पर, आप एज अ हेल्पर एज अ सोल्जर आपको बहुत अच्छा मानते हैं वो लोग, लेकिन एज अ ऑफिसर आपके तरफ वो क्वालिटीज नहीं है। ये फर्स्ट। सेकंड थिंग जो मैंने बताई, हाँ ये जीटीओ के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है कि आपके टीम मेंबर्स आप में ट्रस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी तो है, आपको बुलाए इस वजह से रहे हैं कि आप हाइट में हल्के हैं, आप पतले हैं, क्योंकि आपसे जीटीओ बुला रहा है, वो आपसे रीजन भी तो पूछता है ना कि आप क्यों बुला रहे हैं। हाँ, कुछ पतले लोग होते हैं या कुछ लंबे लोग होते हैं, तो उनको लोग बोलते हैं कि ज्यादातर उन्हीं को बुलाते हैं, 2-3 लोग ही होते हैं जिनको कंटिन्यूसली बुलाते रहते हैं। और मैंने आपको जो बताया, फाइनली आपका डिपेंड करता है कि आपका जीटीयू के अंदर ओवरऑल टीम वर्क कैसा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसा बताया आपको, कि आपको हेल्पर एज बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। ये तो कुछ मतलब एक मिथ ही बना रखा है लोगों ने अपनी तरफ से, ये मेरा मानना है। ओके, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो होता है स्नेक रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चलता है। यार भगा के देखना है, कहीं चढ़वा के देखना है, एकेडमी में चढ़वा ले, यहाँ क्यों चढ़वा रहे हो? इसमें देखो, एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है। ओके। कि हर्डल्स इतने टफ नहीं होते उसके जी। अनटिल अनलेस आपका फिजिकल कुछ ज्यादा ही वीक है, आपने बहुत टाइम से किया नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है, आपको 10 हर्डल्स दे रखे होते हैं, सबको टैकल करने का तरीका अलग अलग है। ये मुझे मालूम चला बाद में, पहले तो मैं भी ऐसे सोच रहा था कि 3 मिनट दे रखे हैं, हर्डल दे रखे हैं तो कर लेंगे। इसमें होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हो, आपको पहले टाइम देते हैं, वो सारे हर्डल्स को इंडिविजुअली घुमाते हैं, फिर टाइम देते हैं, बोलते हैं कि आप एक राउंड मार के हल्का सा वार्म अप भी हो जाएगा, फिर आपको देख लो कैसे कैसे अप्रोच करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक वो लोग इसमें भी आपकी मेंटेलिटी को देखते हैं कि आप मतलब एज अ पर्सन आपका अप्रोच क्या है इस चीज को टैकल करने का। और बाकी जो आपने बात कही वो सही कही कि आप फिजिकल तो ट्रेनिंग में करवा सकते हैं, बाद में करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है, वो ये देखना चाहता है, आई थिंक। अच्छा भाई, आपने इसमें कहा कि उसको लेता कैसे, 3 मिनट का टाइम मैनेजमेंट करता कैसे, तो क्या मैं इसमें आपके सामने कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा, आप बताना मुझसे कौन सी बात सही है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो एक सर्कल फॉर्मेट में होते हैं, एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं दूसरी जगह खत्म हो रहे हैं। बस एक जो डबल जंप होता है ना, जहां पर सिलेंडर बीच में रखा होता है उसको कूदना होता है, वो कहीं सेंटर में होता है, बाकी सब एक सर्कल फॉर्मेट में होता है। तो एक इंसान पे वो नंबर दे रखा होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इस हिसाब से उसके नंबर होते हैं ऑब्स्टिकल के। तो एक इंसान वो वाइज हुआ जो उल्टे नंबर्स को ले रहा है, मतलब 7, 8, 5 ऐसे चल रहा है, फिर 1, 2, 3, फिर दोबारा 10 आ गया। तो एक सीरीज में वो कवर कर रहा है कि सबसे पहले बड़ा नंबर कर लिया 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। कौन ज्यादा समझदार रहा? मुझे लगा कि जो सर्कल में जा रहा है ना पूरा पूरा, वो ज्यादा समझदार रहा, लेकिन सर्कल में वहां से शुरू करे जहां से कि उसको पावर की लगती है। जैसे मुझे लगता था कि मेरा रोप क्लाइंबिंग वाला जो पोर्शन है, एफकेट का जो इंटरव्यू होता है एसएसबी, उसके अंदर रोप क्लाइंबिंग भी होता है, तो मुझे लगा रोप क्लाइंबिंग जो है वो उतना मतलब मैं स्ट्रांगली नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया, मैंने बर्मा ब्लिट्ज से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो कमांडो जंप होता है, मतलब सारे जंप किए मैंने, लेकिन वो जंप क्लाइंबिंग वाला पोर्शन जो था वो मैंने स्किप कर दिया था, वो लास्ट के लिए छोड़ा था मैंने। तो लेकिन इसमें जो आपने सवाल पूछा कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है कि आप पॉइंट्स ज्यादा गेन करने के लिए करो या फिर सर्कुलर सीरीज वाइज कर लो, तो मेरा सीरीज वाइज ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आपका टाइम जो है वो बचने वाला है। अच्छा। और ये कि अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो ज्यादा पॉइंट्स वाले, तो थोड़े टफ होते हैं, जिसका पॉइंट ज्यादा होता है वो थोड़ा सा टफ भी होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में सारे टफ वाले कर लोगे तो इसे थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है, आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ जाता है, अगर आपकी बॉडी अडेप्टेबल नहीं है उसके लिए। तो सीरीज में मेरे ख्याल से अडेप्ट करना जो है, अटेम्प्ट करना वो ज्यादा अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो सरताज भाई आपने 3 मिनट में सारे ऑब्स्टिकल कर दिए थे, ये कोई बच गया था? एक्चुअली मैंने बताया आपको कि रोप जो है वो मुझसे हो नहीं थी, मतलब क्योंकि मेरे शोल्डर थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मुझे पता था रोप में चढ़ नहीं पाऊंगा इतने, उससे प्रॉब्लम तो नहीं थी क्या, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का मैं वो नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ये मेरे को पता चल गया था अपना फिजिकल एबिलिटी। तो मैंने 9 अटेम्प्ट कर लिए थे पूरे के पूरे, वो 2 मिनट में कंप्लीट हो गए थे। 9 2 मिनट 10 सेकंड, 2.5 मिनट पे वो सीटी बजाते हैं, तो वो नहीं बजाई थी उन्होंने, और मैं वहां पे वेट कर रहा था बीच में खड़ा खड़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे पता भी नहीं था कि पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। 2 मिनट कंप्लीट हो गए, आई वाज लुकिंग एट द जीटीओ। तो मैंने पूछ लिया था इस तरीके से
कि सर कैन आई अटेम्प्ट, मतलब दोबारा अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं? तो दे वर लाफिंग, मतलब लाफिंग एक स्माइल आया था हल्का सा उनके, एंड उन्होंने जो है हेड डाउन कर लिया था अपना। तो आई अंडरस्टूड कि नहीं कर सकते, क्योंकि अपने जब तक 10 कंप्लीट नहीं किए तब तक आप जो है बाकी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं 9 करके जो है आउट आ गया था, जब 2.5 मिनट की सिटी पे जा 2 मिनट में कंप्लीट हो गए थे। ओके, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। अब आते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। भाई ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ऐसी लगती है जैसे ऐसा लग रहा है कहीं एक ऐसी जगह है कोई जहां पर फ्री का खाना मिल रहा है, सबके सब एक रस्सी पकड़ के बस वहां पर भाग रहे हैं और उसको लेकर आना है उस चीज को। तो भाई वहां पर क्या एक इंसान टेस्ट करता है, हाँ तो सोचने तक का मौका नहीं होता कि आप अब ये करेंगे वो करेंगे, जो ऑब्स्टिकल सामने आप उसमें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वहां पर क्या टेस्ट हो रहा होगा? जहां तक है मेरा एफकेट में तो हुआ नहीं था स्नेक रेस। अच्छा। ये है कि स्नेक रेस के अंदर जो वो चेक करते हैं, वही चेक करते हैं कि आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, आपकी फिजिकल एबिलिटी जो है उसके साथ साथ फिजिकल भी चेक हो जाता है उसके अंदर। ये नहीं है, आपकी फिर टीम की लीडरशिप की देखी जाती है कि आप जो उसमें आपको रूल बताते हैं कि स्नेक आपको गिरने नहीं देना है, जी। तो आपको स्नेक को पकड़ के रखना है उसके अंदर, वो गिरना नहीं चाहिए। तो इसमें दिखाता है कि आप, पता चला आपने हर्डल्स को क्रॉस करने में इतनी बिजी हुए कि आपने जो वो स्नेक गिरा दिया अपने हाथ से। आप कितना लीड करने की कोशिश कर रहे हो ग्रुप को, कितना टीम को साथ लेकर के चल रहे हो, क्योंकि अकेले तो भागना नहीं है आपको, टीम को भागना है। तो ये सारी चीजें उसमें चेक हो जाती हैं। एक फन एक्टिविटी भी है, उसमें थोड़ा सा मजा भी आता है। ओके, तो यहाँ तक की कहानी हो गई हमारी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक चीज बच जाता है, वो है लेक्चरेट। तो पूरे जीटीयू में जो एक इंडिविजुअल काम होता है वो होता है लेक्चरेट। इसमें एक इंसान के ऊपर बहुत डर होता है कि कम से कम 15 लड़के या 8 लड़के आपके सामने बैठे हैं, प्लस एक जीटीयू साइड में चश्मा पहने काला रंग का बैठा हुआ है, तो उसके सामने एक ऑडियंस फियर होता है, वो या इंग्लिश फियर। तो दोनों में से कोई आपके साथ था क्या? मेरे साथ दोनों में से कोई भी नहीं था, ऑडियंस फियर भी नहीं था और इंग्लिश फियर भी नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में कैप्टन रह चुका था, तो स्कूल के स्टेज पर ही रहना था हर टाइम हमेशा, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करना था, और स्पीच वगैरह डिबेटिंग कर चुका हूँ मैं। तो मेरे टाइम पे तो फिगर नहीं था, फियर नहीं था मेरे लिए। लेकिन बाकी लोगों के, जो कुछ मेरे टीम मेंबर्स थे, उनके मैंने देखा था, उनको बाद में मैंने एडवाइस भी किया था। मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा स्पीकिंग करो, हो जाएगा तुम लोगों का। मतलब ये समझ में आता है कि इसके लिए, लेक्चरेट के लिए पर्सनली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। स्पीकिंग स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग जो है आपकी, उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई जैसे आप बता रहे हो आप स्कूल में कैप्टन थे, तो तब तो होगा ना भाई, इंसान ऐसा ही नहीं होता पैदा होते ही डर ही नहीं हो उसको, जब पहली बार उसने स्टेज देख। ये तो है, ये मेरा 4th क्लास में था। मैं जब 4th क्लास में था तब मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज पर भेजा गया था पापा के कहने के लिए। पापा जो थे मेरे, वो बहुत ज्यादा पुश करते थे मुझे स्टार्टिंग से ही। मैं बहुत शाई था शुरू से, मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, अपने शेल के अंदर बंद रहने वाला बच्चा, किसी से ज्यादा बात नहीं करने वाला। अब तो मैं बहुत बोलने वाला हो गया हूँ, तो पहले तो मैं बहुत कम बोलता था। और तो स्टेज पर जाना मेरे लिए कोई बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो पापा जो है क्या करते थे, घर के बाहर बुला लिया, 4-5 अंकल को बिठा लिया और खड़ा कर लिया, बेटा डांस करो, बात करो। तो वो फियर को निकाल रहे थे मेरे अंदर से। स्कूल में क्या हुआ, मैंने न्यूज का एक वो ले लिया, स्कूल में आइटम्स होते थे मॉर्निंग असेंबली के अंदर, तो मैंने न्यूज का ले लिया था। पढ़ने में क्योंकि मैं ठीक ठाक था, टीचर्स जानते थे, तो न्यूज का उन्होंने मुझे दे दिया था। अब मैं जब न्यूज लिख के ले गया वहां पे, तो जैसे स्टेज पे गया मैं, तो लोगों को देख के मेरे पैर और हाथ जो इस तरीके से कांपने लगे। स्टेज पे पहुंचने के बाद मैंने पेपर को लिया और माइक के और अपने चेहरे के बीच में रख लिया पेपर इस तरीके से, तो फटाफट 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 पड़ा और जो भाग के निकल के आ गया, और पसीना पसीना इतना हो गया था मैं। वो फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैं स्टेज पे गया था। उसके बाद से डर तो रहा, आज भी डर तो हमेशा ही रहता है। पब्लिक स्पीकिंग जो है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, कोई भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, एक फियर तो हमेशा रहता है ये बोलने के टाइम पे। लेकिन ये कि उस फियर को हाइड करना आप अच्छे तरीके से सीख जाते हो, बड़े होते होते एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ये होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे भी, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग से तो कोई सीख के आता नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। जब बोलते चले गए, स्कूल में पार्टिसिपेट करते चले गए, तो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपकी छोटी छोटी चीजों को बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो प्योर फोकस जरूर करना चाहिए। चलो बात तो अब बड़े हुए, अब तो बचपन जाए पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर नहीं सकते। अब सवाल ये है कि जो बंदा फियर में है, जो डर है जिसने नहीं किया, उस डर के साथ ही वो चलता रहा, तो अब वो कैसे करे? उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो बोलना शुरू करे। डर को तो मारना पड़ेगा शुभम भाई। देखो, डर को आप नहीं मारोगे तो डर आपको मार देगा। एसएसबी के अंदर आपका लेक्चरेट जो है वो तो गया। आप चाहे जीडीओ कितना भी अच्छा कर लो, बाकी सारे जो हैं, आपका जीडी नहीं हो पाएगा जी। जीडी में प्रॉब्लम होगी आपको जीपीई में भी प्रॉब्लम होगी, और आपको जो लेक्चरेट में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपकी स्पीकिंग बेकार है, प्रॉब्लम है थोड़ी। इसके लिए ये नहीं आपको फर्राटेदार इंग्लिश ही आती हो, बहुत तेज बोलने वाले हो आप इंग्लिश के, थोड़े कम भी बोलने वाले हो, लेकिन अच्छे से तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो बहुत है पहली चीज। इसमें डर जो है ना, वो आपको कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एथलेटिक्स ग्राउंड पे जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पे एक लड़का है, वो बीए का कोर्स कर रहा था, तो वो बहुत मजाकिया टाइप का लड़का था, उससे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मजाक मजाक में जो है सबसे इंग्लिश में उल्टी सीधी सेंटेंस बोला करता था।
बोलते 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 आज वो लड़का सबसे इंग्लिश में अच्छी तरीके से बात करने लग गया। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि सब लोगों से, ये प्रैक्टिकल आंखों से देखा हुआ एग्जांपल है, तो समझ में आता है कि अगर आप बोलोगे आपका डर भी हटेगा अंदर से। होता क्या है कि बोलने के टाइम पे ना इंसान पहले से यार मैं सही बोलूंगा, गलत बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर, ये करेंगे वो करेंगे। एटलीस्ट आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अकेले में मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। अपने जो खास खास बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके सामने खड़े होकर एक दो बार बात कर लो, थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आदत पड़ जाएगी इससे आपको। फिर क्लास के अंदर है जहाँ पे भी है आप बोलने की कोशिश करो, इसी से जो है आपका पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगा। ओके, तो मैं आपके वर्ड्स को कंसाइज करूं तो यहाँ पर आप ये कह रहे हो भाई एक्सपीरियंस में जब आप ट्रायल एंड एरर करते हो तो वो अपने आप ही सुधर जाता है और आप शेप में आ जाते हो। ठीक है, अब भाई हम जीटीओ तक की बात कर चुके हैं। जीटीओ के दौरान, ये जीटीओ के बाद हमारा शुरू हो जाता है पर्सनल इंटरव्यू। आपका पर्सनल इंटरव्यू ज्यादा ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रेच स्ट्रेच मतलब कोई स्ट्रेस सिचुएशन दे रखी हो, आपको स्ट्रेस वाली सिचुएशन दी हो या कुछ ऐसा हो, बट आपके केस में ऐसा था कि वो आपकी फैमिली के अराउंड बहुत जा रहे थे और एक समय ऐसा भी आ गया था कि आपकी आंखें नम हो गई थी। वो क्या मोमेंट था, ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली उन्होंने जो है, मैं पापा के बारे में पूछा था। जी। एक्चुअली ये है कि आपको उस इंटरव्यू के अंदर दिखाना नहीं है कि आप ज्यादा इमोशनल है। अच्छा। हाँ, ये एक फैक्ट है। आप ओके। किसी ऐसे पॉइंट तक ना लेके जाएं इंटरव्यूअर को जो आपका वीक पॉइंट हो। जी। लेकिन जो मैं गया तो ज्यादा लोग अभी जिन्होंने सुना होगा कि आंखें नम हो गई समझ रहे होंगे ये वीक पॉइंट है, नहीं दिखाना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। तो एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप अपने फादर के साथ, फादर के बारे में बताइए, कैसे आपके साथ रिलेशन है उनकी, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की है। उन्होंने फादर के बारे में पूछा था पूरा। तो जब मैं फादर के बारे में बता रहा था तो एक दिन पहले मेरे पापा से बात हुई थी और सेम डे में जीटीओ लेकर के आया था, एक ही दिन पहले की बात थी वो। तो स्क्रीनिंग का जब रिजल्ट आया था पापा को मैंने बताया था तो पापा बहुत खुश हुए थे। और उनकी जो आवाज थी उसके अंदर एक कशिश थी, वो कह रहे थे बेटा, मतलब मुझे फोन पे फील आ रहा था कि वो जो है अभी भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फोन पे वो कह रहे थे, मतलब ऐसा था कि वो अंगूठा दिखा रहे, कह रहे बेटा ऑल द बेस्ट और मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, इस टाइप से पापा कह रहे थे। तो वो फीलिंग थी, वो जब भी मैं सोचता हूँ उस बारे में कि पापा को मैंने प्राउड किया है, फील किया है, तो अच्छा लगता है अंदर से। तो थोड़ा सा जो है उस टाइम पे आंखें नम हो गई थी मेरी। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था पानी पी लीजिए, फिर पानी पिया था। अच्छा, तो ये थी कहानी। अच्छा, एक हर किसी की लाइफ में, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मार्क्स में कम हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर किसी की लाइफ में डार्क फेज होता है, राइट? और इंटरव्यूअर्स में क्या होता है कि वो आपकी लाइफ को ही प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं। तो वो जो डार्क फेज था, आपसे ही पूछा गया होगा कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर आपका डार्क फेजेस आ रहा होगा, तो आपने कैसे उसे प्रेजेंट किया और क्या था वो डार्क फेज? एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई ऐसा बुरा डार्क फेज आया नहीं जिसको बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, पर हाँ अप्स एंड डाउन तो हमेशा आते ही रहते हैं। उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी या आपकी मिसचीव्स क्या थी जो आपने करी हैं स्कूल लाइफ के अंदर। तो मिसचीव्स तो मैंने उसको उस टाइप से ट्रीट नहीं किया कि मैं उनको कुछ गलत बताऊं अच्छा। या कुछ बुरा बताऊं अपने बारे में। मिसचीव्स में या मिस्टेक्स से मैंने स्कूल लाइफ की बताई कि स्कूल लाइफ में मैंने ये थोड़ा सा पावर्स का मिसयूज कर लिया था बच्चों के लिए। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा एग्जांपल देके बताओ। तो मैंने बताया कि मैं स्कूल का कैप्टन था, क्लास का मॉनिटर था, और हमको एक बार मैंने एक क्लास को जो है गेम्स पीरियड में कन्वर्ट करवा दिया था। टीचर से बोल दिया, बच्चे मतलब गेम्स वाली टीचर ने इस तरीके से करके, तो टीचर ने जो, तो वो कन्विंस हो गए थे वहां पे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो भी हंस गए थे, मुस्कुरा गए थे। तो ये एक मिसचीफ की अगर बात पूछते हैं तो आप वो प्रेजेंट कीजिए जिसमें कि आपका थोड़ा सा फनी बिहेवियर भी आए, ओके। मिसचीफ भी हो, मिस्टेक भी हो, लेकिन उससे आपने कुछ लर्न किया हो, अच्छा। या फिर वो इतनी अगर, लेकिन देखो एसएसबी की पर्सनल इंटरव्यू की सबसे बड़ी चीज यही है कि आपने कोई भी पॉइंट उनको बताया, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, देन आपका जो मिस्टेक है वो भी आपके इंटरव्यू का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा। लेकिन अगर आपने क्वालिटी बताई और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो क्वालिटी आपको लीड होगी आपको इंटरव्यू के अंदर, ये फैक्ट है। आपने क्वालिटी ओके। बताई कि सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, आपने बता दिया इंटरव्यू के अंदर सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। अब उसने पूछा क्यों, उसको प्रूफ करो, एक इंस्टेंस दो, एग्जांपल दो। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, अपनी बातों से समझाना चाह रहे हो, आप जो बातें बता रहे हो उसको, उससे ये लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं प्रूफ कर पा रहे हो बाकी लोगों के सामने अपने आप को, और जबकि अपनी क्वालिटी आपने बताई ऑनेस्ट, तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट ले जाएगी, झूठ बोल रहा है। तो आपकी जी। क्वालिटी भी जो है आपके इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में लेगी। लेकिन आपने बताया कि सर मेरे पापा समझते हैं कि मैं लेजी हूँ, ठीक है, आपने नेगेटिव बात बताई, तो वो तो समझेगा कि ये लेजी है, इसको क्यों करेंगे, क्या करेंगे ये सोच के लेकर के। लेकिन सर मैं इसके लिए इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैंने पिछले 2 महीने में 4 किलो वेट भी लूज किया है और मैंने रनिंग भी स्टार्ट कर दी है। पापा के बोलने के बाद मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया है। मतलब आपने कोई अगर वीकनेस बताई है और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया है इंटरव्यू के अंदर, तो ये जो है आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मुझसे पूछा था तो मिस्टेक तो मुझे कुछ याद आई नहीं थी, ऑनेस्टली याद ही नहीं आई थी उस टाइम पे मिस्टेक कुछ ज्यादा, तो छोटी मोटी याद आई थी, मैंने बता दी थी उनको। ओके, बट आपके साथ क्या है, आपने बीकॉम करी है, उसके बाद कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप घर बैठे हैं आप, तो उनसे आपने उन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने नौकरी क्यों नहीं करी, घर के बैठे हुए हो? पूछा था, उन्होंने पूछा था कि सरताज करेंटली आप क्या कर रहे हैं।
तो मैंने कहा था कि सर मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ उससे, डिस्टेंस मोड से, इग्नू से। तो उन्होंने कहा था ओके, आपने कोई जॉब नहीं किया या आपने कोई मतलब प्राइवेट मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं आप जॉब, या कोई रेगुलर स्टडीज भी नहीं कर रहे हैं, तो फ्री टाइम में क्या करते हैं और फिर आपने क्यों नहीं किया ऐसा? मैंने कहा सर एक्चुअली मेरा जो है एक एनजीओ से कनेक्शन है, उस एनजीओ का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने लिखा भी था अपने पीआईक्यू के अंदर वो। तो एक एनजीओ है उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उसमें सैलरी नहीं मिलती है मुझे, लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटर पूरा काम कर रहा हूँ मैं। क्यों? जी क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके लिए मैंने बताया कि मैंने प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज कराए वहाँ पे, और गरीब लोगों की मैंने हेल्प करी है, फ्री में कैटरैक्ट सर्जरी करवाई है मैंने 500-600 लोगों की करवाता हूँ मैं। एक एनजीओ से कोऑर्डिनेट करता हूँ, हमारा एनजीओ भी है मेडिक, और भी एनजीओ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। कनाडा से एक सर आते हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो ये सब बातें मैंने जब उनको बताई तो इसने मेरे जो गैप था, जो 6-7 महीने का 4-5 महीने का जो गैप था, उसको जस्टिफाई कर दिया मैंने वहां पे कि मैंने क्यों जॉब नहीं किया और मैं क्या आगे, मेरा क्या प्लान है। उन्होंने पूछा अब आपका क्या प्लान है? तो मैंने कहा कि सर मुझे एमबीए में अगर जाना है, डिफेंस में नहीं तो एमबीए में जाऊंगा, इसके लिए मेरे पास आईएएम का ऑप्शन है। इसके लिए सर मैंने बैठ के प्रिपरेशन किया, एनजीओ ज्वाइन किया, ये सब किया है। तो मैंने जब उनको बता दिया। बट भाई अब ऐसा है कि चलो आप ऐसे हैं, आपने जो 1 साल का गैप लिया उसमें आपका यूज हो गया वो, करेक्ट, आपने वो निकाल भी दिया, आपने कह दिया। बट एक उम्मीद होती है, यानी माना जाता है 21-22 साल का आदमी अब खुद से कमा के अपनी जिम्मेदारियां उठा सकता है। आप कह रहे हो कि मैंने एनजीओ से काम किया, तो वहां से कोई पैसे तो मिल नहीं रहे, इनफैक्ट आपका टाइम और जा रहा है, तो फिर हम्म। वो तो नेगेटिव शो हो रहा है ना भाई, वहां पर आपने जस्टिफाई कैसे किया? ये वाली बात जो आपने पूछी है मैं मेंशन करना भूल गया। तो उन्होंने बताया था कि आप जो है पॉकेट मनी कितना मिलता है, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, अपने एक्सपेंसेस के लिए क्या करते हो। तो मैंने बताया था कि सर मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, मुंबई में ट्यूशन पढ़ाता था। तो ट्यूशन का एक्चुअली ये था कि मुझे ये शो नहीं करना था कि मैं स्टडीज को एज प्रोफेशन ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैंने हम्म बताया उनको ये वाली बात। मैंने बोला कि सर मेरा एक फ्रेंड था वो ट्यूशन पढ़ाता था, तो ही हैड टू गो टू फॉर सम रीजन, उसको जाना पड़ा, तो स्टूडेंट थे उसने मेरे पास भेज दिए। तो जो हम्म फीस उनको दे रहे थे 3000 पर मंथ, वो मुझे देने लगे। एंड उसके जैसे 3 to 4 स्टूडेंट्स और आ गए उसके फ्रेंड्स, तो हम्म 10-12 हजार रुपए महीने के आ जाते थे। और जब मैंने अच्छा पढ़ाया तो 4-5 महीने से वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं अभी भी। तो मैंने ओके बताया कि सर आई एम अर्निंग ए डिसेंट अमाउंट, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फाइनेंशियली भी इतना प्रॉब्लम नहीं, पापा दे सकते पॉकेट मनी, बट आई डोंट लाइक टू टेक विद देम। ये बात है। ओके, यहाँ तक की कहानी होगी, आपने जस्टिफाई कर दिया। आपसे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल थे कि टॉप करंट अफेयर्स बता दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा गया आपसे। ना, बस छोटा सवाल था सरताज और जब वो पूछ रहे थे तो उनका रिएक्शन ये था, तो सरताज डू यू नो एनी काइंड ऑफ करंट अफेयर्स, मतलब वो कुछ पेजेस टर्न कर रहे थे, ही वाज नॉट लिटरली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो कुछ जज करना चाह रहे थे। मेरा बस फॉर्मेलिटी होती है, पूछना होता है कुछ, तो उन्होंने पूछ लिया, बस ये था। ओके, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। अब आता है कॉन्फ्रेंस पे। कॉन्फ्रेंस आपका काफी इंटेंस चला, और वो माना जाता है जिसका कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा चलता है वो बॉर्डर लाइन केस होता है। अब आपका कॉन्फ्रेंस में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आप अपने भाई से क्या सीखते हैं, या आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, कुछ ऐसा ही सवाल था। तो वो क्या था एग्जैक्टली? तो एक्चुअली मेरा जो पीआई हुआ था उसने मुझसे सवाल पूछा था कि आप फैमिली के बारे में और भैया के बारे में, सबके बारे में पूछा था, पापा भैया के बारे में। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू था मेरा वो इसी के ऊपर हुआ था। तो ओके। भैया की क्वालिटी जब मैंने बताई थी तो उसमें एक लाइन मैंने यूज करी थी पर्सनल इंटरव्यू में कि मेरे जो भैया हैं वो मेरे आइडल हैं, मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे सीखता हूँ बहुत कुछ। तो मुझसे कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सवाल को रिवर्ट करके पूछा गया था, उल्टे तरीके से घुमा घुमा करके। उन्होंने पूछा था कि ओके सरताज, टेल मी 3 थिंग्स दैट यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर ब्रदर। ओके। आप वैसे क्या सीखना चाहते हैं? तो मैंने बताया कि सर फिजिकल अपीयरेंस, जो मैंने इंटरव्यू के अंदर बताया था पर्सनल इंटरव्यू में, कि मेरे भैया फिट हैं, वो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो मैं भी थोड़ा ज्यादा करना चाहता हूँ अपने बॉडी को फिट। कि आप पर्सनल जो फिजिकल ट्रेट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, कैरेक्टर से क्या ट्रेट है जो आप उनसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने बस एक बताया था, वो मुझे पर्टिकुलरली भी याद नहीं एक क्या बताया था मैंने। तो उनके बाद ठीक है, मैंने कहा सर इसके अलावा, वो पूछ रहे इसके अलावा। मैंने कहा था दैट्स इट, 2 फिजिकल थे, एक ये था कैरेक्टर ट्रेट्स। वो कहते हैं आपके पास कोई कैरेक्टर ट्रेट्स ही नहीं जो अपने भैया से सीखना चाहते हैं, आप अपने भाई की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये लाइन जो थी पर्सनल इंटरव्यू में मैंने बोली थी, आई रिस्पेक्ट हिम एज माय आइडल, और वो कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि यू डोंट रिस्पेक्ट योर ब्रदर। तो मैंने वहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट किया उनको, मैंने कहा कि नो सर, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिवियर हिम एंड आई कंसीडर हिम एज माय आइडल। तो उन्होंने बताया ओके देन टेल मी व्हाट आर द क्वालिटी दैट यू वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। तब मैंने फिर बताया और 3 क्वालिटीज बताया सोच करके, ऑन द स्पॉट सोचने पड़े थे क्योंकि पहले से सोच के नहीं गया था मैं, जाहिर सी बात है। सोचे थे फिर मैंने बताए थे उन क्वालिटीज, लेकिन हर क्वालिटी के ऊपर डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मतलब वो जो है मेरे अंदर की देखना चाह रहे थे कि मैंने ऑनेस्टली आंसर दिया है या फिर बस एक जो होता है कि ऊपर ऊपर से घुमा घुमा के बच्चा जो बना के बोल देता है वो। ओके, बट आपके भाई, आपने बताया थोड़े गर्म मिजाज के हैं, आप थोड़े ठंडे मिजाज के हैं, आपने ये बात भी क्वालिटी बोली थी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा उसे एक्सप्लेन जब किया था, तो मुझे लग रहा वहां पर ऐसा आप बोलते बोलते थोड़े हिचकिचा गए थे ना, कहीं ऐसा ना हो कहीं जस्टिफिकेशन में उल्टा टेढ़ा हो रहा हो।
तो वहां पर आपने कैसे संभाला? क्योंकि आपने बोल दिया भाई मैं गर्म मिजाजी हैं, तो छोटे भाई की बात तो सुनेंगे नहीं वो कि भाई तो वो वहां पर टॉस हुआ था ना, वहां पर क्या था वो? ये पूछा था उन्होंने कि आपकी क्या क्वालिटी है जो भैया से सीखना चाहते हैं, जी जब उन्होंने रेस्पेक्ट करे तो मैंने बताया कि सर एक्चुअली बीइंग एंग्री एट द मोमेंट व्हेन इट इज नेसेसरी टू गेट एंग्री, ये पूछा था। और ये पूछा था कि आपके भाई को आपसे क्या सीखना चाहिए, तो मैंने कहा ही मस्ट लर्न टू बी काम फ्रॉम मी। तो जब अच्छा। उन्होंने कहा कि तब जब मैंने बताया था कि एंग्री के मोमेंट पे एंग्री होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि सरताज आपको नहीं लगता कि जरूरी है, जब जरूरी एंग्री होना चाहिए तो होना चाहिए आपको, एक एग्जांपल लेके बताइए आप। तो मैंने बताया कि सर एक बार स्कूल में लड़ाई हो गई थी, एक स्कूल का इंसिडेंस दिया मैंने। तो एक लड़का आया, उसने मेरा जो है गला पकड़ लिया था और उसने जो खिड़की से लगा दिया, उसको किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था, वो फॉल्स रूमर सुन करके आया था मेरे पास। मैं उसको मार सकता था लेकिन मैंने उसको नहीं मारा क्योंकि मेरा क्लासमेट था। उन्होंने कहा कि सरदार आपको गुस्सा दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाया, जब आपको फालतू में मार रहा था वो। अब देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन देखते जाओ अपन, तो आपने क्यों नहीं मारा, आपने क्यों नहीं एंगर दिखाया? मैंने कहा कि सर क्लास में था, मैं क्लास का मॉनिटर था, मेरी रिस्पेक्ट थी, अगर मैं ही रूल्स को तोड़ता, अगर मैं ही सब लोगों को मारता तो मुझे देख करके और भी लोग जो इसको फॉलो करते लड़ाई करते। तो मैंने कहा सर इसलिए नहीं किया। ओके सरताज, आपको क्यों लगता है कि लोगों ने आपके बारे में फॉल्स र्यूमर उड़ाए, आपके बारे में उससे किसी ने झूठी बात क्यों बोली? मतलब वो क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जो बना बना करके मेरे को सिचुएशंस में डाल रहे थे वो, कि आपके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो फिर मैं सबको जस्टिफाई करने की कोशिश करता गया। अब जब वो भैया वाली बात आई कि आप भैया के और अपने बीच में, हाँ ये वाली बात है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा था सारी की सारी भैया से, इसमें कहीं ना कहीं मुझे डर था कि ये कुछ ज्यादा घुमाएंगे तो फिर मुझे जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन वो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि अचानक से इंस्टेंटेनियसली वो क्वेश्चन आ रहे थे, प्रिपेयर तो मैं करके गया नहीं था इन सब के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश करी इसको काम रहने की उस सिचुएशन में। क्योंकि ऐसा एक जगह और भी हुआ कि आप, उन्होंने पूछा कोई और क्वालिटी बताइए, तो मैंने बताया कि मेरे भैया से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना सीखना चाहता हूँ। कि सरताज डोंट यू थिंक दैट यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके दिमाग में ज्यादा बोलते नहीं हो? तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली कभी कभी बड़ों की रिस्पेक्ट करना ये ज्यादा जरूरी हो जाता है इन कंपैरिजन टू अपनी बात को प्रूव करने के। तो उन्होंने बताया एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा सर मैं एनजीओ में काम करता हूँ, वहाँ पे सर है, मीटिंग हुई हम लोगों की, अगर सर ने हमसे कोई बात पूछी, हमारा ओपिनियन लिया, हमने अपना ओपिनियन दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, फाइनली अब डिसीजन सुनाया तो हमारे ओपिनियन के खिलाफ सुना दिया उन्होंने, और वो की फीजिबल नहीं था, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था। उसके बाद भी अगर वो फाइनली हमसे पूछ रहे हैं कि सरताज आर यू अग्रीड अपॉन दिस और इस टाइप से, तो उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। इट इज नॉट कि आप जो है अपनी बात को प्रूव करने के लिए वहां पे, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भी होना चाहिए हमें। तो मैंने मतलब जो भी बात बताई उसको प्रूव करने की कोशिश करी मैंने वहां। ओके, चलो भाई थैंक यू सो मच, यहाँ तक तो हो गया कॉन्फ्रेंस। बढ़ आते हैं अब एक रैपिड फायर पे। रैपिड फायर आपका होगा कॉफी विद करण, ये हमारा लास्ट पार्ट है पूरे इंटरव्यू का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एसएसबी से रिलेटेड होंगे और कुछ होंगे डिफरेंट। सो पहला क्वेश्चन, वन टिप फॉर द लेक्चरर। पब्लिक स्पीकिंग। ओके, आपको जो भी बताना है बहुत शॉर्ट में बताना है, एसआरटी फॉर्म में, जैसा भी आपने बोला। अगला सवाल, डिफिकल्ट टॉपिक अगर लेक्चरेट में इस्तेमाल करते हैं तो क्या कुछ प्रॉफिट है, या अगर कुछ कोई भी टॉपिक ले लें वो ठीक है चलेगा? कोई प्रॉफिट नहीं है, ओके कोई भी टॉपिक ले नहीं चलेगा। ओके। अगला सवाल, वन लाइन टिप फॉर फ्रेशर टू गेट रिकमेंडेड। बी ऑनेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। ओके। अगला सवाल है, वन लाइन एडवाइस फॉर स्क्रीनिंग सो दैट रिपीटर्स जो आ रहे हैं वो अब स्क्रीनिंग होना शुरू हो जाए। कॉन्फिडेंस एंड ओआईआर। ओके, एक होती है करंट अफेयर्स और होती है इंग्लिश। करंट अफेयर और इंग्लिश आज की तारीख में एसएसबी के अंदर पैसे की तरह की भाई जरूरी है, बस ऐसा नहीं कि नेसेसिटी है कि नहीं हो तो काम चलेगा ही नहीं। करेक्ट, आई एग्री। तो इसमें क्या है कि नेसेसिटी है कि वो नेसेसरी है? नहीं, वो नेसेसरी है, नेसेसिटी नहीं है, नेसेसरी है बस। नेसेसरी है, ओके। अगर हम इसमें आए इंग्लिश और करंट अफेयर्स में, तो इंग्लिश और करंट अफेयर जो हम कह रहे हैं नेसेसरी है, तो कितनी कि अपनी बात कन्वे कर सकें, बस इतनी कि पूरा फ्लुएंट चाहिए? इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, करंट अफेयर्स इतनी पता होनी चाहिए कि आपको नॉर्मल टॉपिक अगर पूछा जाए तो आप ब्लंट ना हो, एकदम ब्लैंक माइंडेड ना बैठे। ओके, अगला चलते हैं। मैं आपको 3 प्रोफेशन बताऊंगा और आपको बताना है कि आप उनके साथ क्या किस टाइप की रिलेशनशिप रखना चाहोगे। अब आप ऑफिसर बन गए हो, अब मैं मान के चलूंगा आप अब यूनिफॉर्म पहन लिया आपने। तो पहला प्रोफेशन है डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर एंड पुलिस वाली। तो अगर मान लो कल आपको शादी करनी हो इन 4 में से किसी एक प्रोफेशन से, डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर एंड पुलिस वाली, किससे करोगे? नंबर 1 ऑप्शन है शादी, दूसरा है हुकअप, तीसरा है फ्रेंड। तो किससे क्या मैच करोगे? ओके, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। ये शादी जो होगी वो इंजीनियर से। अच्छा, हाँ, ओके। 4 प्रोफेशन थे ना, सोल्जर, सोल्जर, इंजीनियर। इंजीनियर, मैं दोबारा बोलता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर, पुलिस वाली।
हाँ, पुलिस वाली नहीं करनी, डॉक्टर नहीं करनी, सोल्जर या इंजीनियर। इंजीनियर से शादी करनी है ठीक है। फॉर हुकअप्स और समटाइम रिलेशनशिप। आई थिंक पुलिस वाली डॉक्टर से इज कर लो हुकअप, आई थिंक बेटर रहेगा। ना, डॉक्टर इज गुड। पुलिस वाले से हुकअप के डंडे नहीं खाने। अच्छा, एंड फॉर फ्रेंड्स आई थिंक पुलिस वाले बेटर। फ्रेंड्स पुलिस वाले बेटर। तो ओके ओके, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। ओआर गेम चेंजर होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ओआर जो होता है वो बिल्कुल गेम चेंजर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है ऐसा, आपके हाथ में नरेशन होता है, स्टोरी बनाना होता है, और ओआर, ये तीन चीज आपके हाथ में होती है, जीडी आपके हाथ में होती नहीं। तो ओके, पता चला स्टोरी अच्छी आए ना आए, लेकिन ओआर का स्कोर जो होता है वो आपको मैटर जरूर करता है पीपीटी में, तो स्क्रीनिंग के प्रोसेस। आखिरी सवाल, बीइंग अ फ्रेशर इज बून और अ कर्स? डिपेंड करता है हाउ यू ट्रीट इट। लाइक फॉर जीटीओ एंड अदर काइंड ऑफ टास्क आपको कुछ नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपके लिए कर्स है, लेकिन 99% इट इज अ बूम, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपके होप्स हैं, जो इंटरव्यू के होप्स हैं आपके थोड़े कम ही होते हैं, तो देयर आर मोर चांसेस टू सेल थ्रू। ओके मैम, चलो सरताज भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और ये आपकी जो बातें हैं बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगी, और अब पता लगेगा कि एक बंदा जो 4-5 एग्जाम क्लियर किया है ना, वो भी एक इंसान है अपना बंदा। चलो भाई, थैंक यू। थैंक्स तो आपको बोलना चाहिए शुभम भाई, आप जो इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप लोग, मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि आप जो इतनी मेहनत करते हैं और ये चैनल चला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इससे फायदा उठाते हैं। मुझे भी, मैं एज अ बात करके इसलिए फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसको बहुत लोग देखेंगे, फील करेंगे, और ये आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बाय बाय।